हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेकर के आए हैं बैक बेंचर सीरीज का चैप्टर नंबर 7 और इसके अंदर मैं आपको एक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करा दूंगा और न्यूमेरिकल हो चाहे डेरिवेशन हो या कॉन्सेप्ट, सब कुछ आपके इस चैप्टर के अंदर हम खत्म कर देंगे। बैक बेंचर सीरीज है तो हम जो न्यूमेरिकल करने वाले हैं ये इसमें बस मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करने वाले हैं जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, है ना। तो आप लोग इसको बढ़िया तरीके से पढ़िए, समझिए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि भाई करंट क्या होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट जो है चैप्टर का नाम है। तो हम लोग समझते हैं कि जो करंट जो है ये दो टाइप के होते हैं। एक पहला जो करंट है दैट इज डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट का जो सोर्स है ये बैटरी है। डायरेक्ट करंट बस एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, अगर उसने ये प्लस से ये माइनस इस प्रकार से जाता रहेगा, ठीक है। डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी जो है ये जीरो होती है, मतलब इसकी कोई ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्शन बदल रहा हो तो इसकी साइकिल हो रही होंगी, ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट करंट का जो मैग्नीट्यूड है ये समय के साथ ये सेम रहता है, बदलता नहीं है। तो आप देख रहे हो चाहे करंट हो या वोल्टेज, टाइम के साथ साथ ये सेम है, ठीक है। अब हम बात करेंगे दूसरा करंट जो है पढ़ना, ऑल्टरनेटिंग करंट। अब ऑल्टरनेटिंग करंट जो है ये एसी जनरेटर बनाता है। ऑल्टरनेटिंग करंट में जो पोलैरिटी है, मतलब प्लस माइनस, ये बदलते रहते हैं, जिसके कारण करंट की डायरेक्शन एक बार यहाँ होगी, फिर अगली हाफ साइकिल में करंट की डायरेक्शन एक बार यहाँ होगी, करंट की डायरेक्शन यहाँ होगी, फिर अगली हाफ साइकिल में करंट की डायरेक्शन बदल जाएगी। इसीलिए हम इसको ऑल्टरनेटिंग करंट कह रहे हैं, क्योंकि करंट की डायरेक्शन बार बार ऑल्टर हो रही है, बदल रही है, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो आप देखिए करंट की डायरेक्शन आप यहां पर देखेंगे हर हाफ साइकिल के बाद बदलती है, मतलब फिक्स टाइम इंटरवल के बाद बदलती है। तो डायरेक्शन जो है पीरियोडिकली चेंज होती है, लेकिन करंट की मैग्नीट्यूड, करंट की वैल्यू लगातार बदलती है। करंट की वैल्यू पहले जीरो से ये बढ़ते 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 मैक्सिमम जाएगी, फिर घटते 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 जीरो आएगी, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम जाएगी, फिर बढ़ के जीरो आएगी, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में ये मैक्सिमम, देन जीरो, और इसी प्रकार से ये साइकिल चलती रहेगी। तो इससे जो वेव बनती है इसको हम साइन वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइन वेव। क्लियर है? एसी जनरेटर, क्योंकि एसी जनरेटर से ऑल्टरनेटिंग करंट मिलता है, तो एसी जनरेटर एक सेकंड में 50 साइकिल घूम जाता है, इसलिए हम एसी जनरेटर की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज बोलते हैं। कितना बोलते हैं? 50 हर्ट्ज। एक साइकिल में करंट की दो डायरेक्शन होती है, तो 50 साइकिल में करंट की डायरेक्शन 100 बार बदल जाती है, 50 बार लेफ्ट में, 50 बार राइट में, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। अब अगर मैं बात करूं ऑल्टरनेटिंग करंट में, तो ऑल्टरनेटिंग करंट में आपको तीन वैल्यूज के साथ डील करना है। पहली है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, क्योंकि करंट की वैल्यू लगातार बदल रही है, तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर करंट की वैल्यू क्या होगी, इसको हम इस इक्वेशन से बताते हैं, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। और वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी? V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये जो ओमेगा टी है इसकी वैल्यू टाइम के साथ बदल सकती है। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद दूसरी जो वैल्यू हमें पढ़नी है दैट इज एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, जिसके लिए हम डेरिवेशन कर रहे हैं। तीसरी वैल्यू होती है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, जिसको हम आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट कहते हैं। तो ये तीन टाइप की वैल्यूज आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिल रही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमें डेरिवेशन करना है, ये तीनों क्या होती हैं उस चीज को हम समझते हैं। क्लियर है? लेकिन मैं यहां पर आपको बता दूं कि हमें इस चैप्टर में कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि हमारे पास ये फॉर्मूला आप देख रहे हैं, ये डिफरेंशियल फॉर्मूला, ये इंटीग्रेशन फॉर्मूला है और ये भी इंटीग्रेशन है, ठीक है। कभी भी ऐसे आपको साइन ओमेगा टी का डिफरेंशियल करना है तो कॉस ओमेगा टी इनटू में ओमेगा आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी इनटू में ओमेगा आ जाएगा। वहीं अगर मुझे इंटीग्रेशन करना होता तो ये टी के आगे जो भी लिखा होगा ना वो अपॉन में आ जाएगा, टी के आगे जो भी लिखा होगा वो अपॉन में आ जाएगा। हाँ, जैसे साइन टू ओमेगा टी करना है तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस में आता है तो कॉस टू ओमेगा टी, टी के आगे टू ओमेगा लिखा है तो वो अपॉन में आ गया। तो ये इंटीग्रेशन के नियम है। अच्छा, इसके बाद साइन स्क्वायर ओमेगा टी कहीं पे आ जाए, आरएमएस वाले केस में आएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी आ जाएगा तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता। क्या लिखा है? डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता। फिर क्या होता है? साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू होती है 1 माइनस कॉस टू ओमेगा टी अपॉन 2, है ना, और इस वैल्यू का फिर हम इंटीग्रेशन करते हैं। इसके बाद और जरूरतें पड़ेंगी, जैसे कि एवरेज वैल्यू फुल साइकिल के लिए अगर मुझे निकालनी है तो 0 से टी तक मैं इंटीग्रेशन करूंगा, और साइन टू ओमेगा टी हो या फिर कॉस टू ओमेगा टी, इनकी एवरेज वैल्यू फुल साइकिल के लिए 0 हो जाती है, ठीक है। आप इस पूरे फॉर्मूले शीट का जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज ये बेसिक बातें आप समझते होंगे। अब देखिए,
अब हमें समझना है कि एवरेज वैल्यू का मतलब है, जैसे आप समझते हो कि करंट की वैल्यू लगातार बदल रही है, लेकिन अगर मैं पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करूं तो उसको बोलता हूं इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। लेकिन मैं बोलता हूं एक बल्क में कि भाई इस पूरी साइकिल में जो करंट की वैल्यू है वो एवरेज क्या निकल के आ रही है, उसको हम बोलते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। जैसे अगर मैं कहीं जा रहा हूं तो किसी पर्टिकुलर जगह पे मेरी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर हो सकती है, ट्रैफिक आ गया 40 किलोमीटर पर आवर, मोड़ आ गया तो भाई मैंने ट्रैफिक भी है और कम कर ली 20 किलोमीटर पर आवर, है ना, एकदम ब्रेक लगा दिए 5 किलोमीटर पर आवर हो गई, ठीक है, फिर एकदम खाली हाईवे मिल गया 90 किलोमीटर पर आवर हो गई। तो मैं देख रहा हूं कि पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो मेरी स्पीड है वो कुछ और है ना, हर समय बदल रही है। लेकिन अगर मैं 1 घंटे में मैंने 60 किलोमीटर कवर कर लिया, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा 60 किलोमीटर पर आवर मेरी स्पीड हुई, मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, उस किस जगह पे आप कहां थे उससे मतलब नहीं है। इसी प्रकार से टोटल अगर आप मतलब अगर आपको निकालना है एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, है ना, अगर आपको निकालना है कि भाई एसी की एवरेज वैल्यू क्या होगी कंप्लीट साइकिल के लिए, तो उसका फॉर्मूला होगा टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। भाई करंट का आई इज इक्वल टू क्या होता है क्यू बाई टी, तो करंट एवरेज करंट का फॉर्मूला होगा टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। फुल साइकिल है तो टोटल टाइम रहेगा कैपिटल टी, हाफ साइकिल होगी तो टाइम रहेगा टी बाय 2। क्लियर है। अच्छा, टोटल चार्ज निकालने के लिए अब हमें मेहनत करनी है, क्योंकि देखो हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, हमें एवरेज करंट निकालना है। तो एवरेज करंट के लिए टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। क्लियर है। अब ध्यान से देखिएगा, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी क्या होती है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। हाँ सर, इसके बाद मुझे पता है कि इंस्टेंटेनियस करंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। क्लियर है। अब इस इक्वेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, चार्ज। तो मैंने टी डी टी का इससे इंटू किया तो ये मुझे मिल गया डी क्यू। अब ये छोटा डी क्यू है, अब मुझे तो चाहिए टोटल चार्ज, तो टोटल के लिए मैंने दोनों साइड इंटीग्रेशन करा। इंटीग्रेशन करूंगा तो आई की जो वैल्यू है आई नॉट साइन ओमेगा टी, वो मैंने यहाँ पे पुट की। जो आई नॉट है वो बाहर आ गया, क्योंकि ये मैक्सिमम करंट है और मैक्सिमम का मतलब फिक्स है, ये वैल्यू बदलती नहीं है। ठीक है। इंटीग्रेशन किसका होना है, साइन ओमेगा टी का। अब साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या हो गया भाई, माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा, अपॉन में ओमेगा हमने बाहर भेज दिया, ये बचा है कॉस ओमेगा टी। अब देखिए ओमेगा टी हमने टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया है, तो यहां पे जहां जहां स्मॉल टी है उसकी जगह एक बार अपर लिमिट कैपिटल टी, माइनस जहां जहां स्मॉल टी है उसकी जगह एक बार लोअर लिमिट 0, ये बन गया। अच्छा, इसके बाद ओमेगा को आप क्या लिख सकते हैं, ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई बाय टी। तो ओमेगा की जगह हमने लिखा 2 पाई बाय टी, ये देखो ये लिखा है, ठीक है। और ये कैपिटल टी से कैपिटल टी कट गया, यहाँ पे ओमेगा की जगह 2 पाई बाय टी लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 0 से इंटू होने के बाद ये 0 ही बन जाएगा। इसके बाद टी से टी कट जाएगा तो cos 2 पाई की वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है cos 0 की, तो चार्ज की वैल्यू आ गई 0। तो टोटल चार्ज क्या निकल के आया, 0 निकल के आया। तो अगर मैं यहीं पर पुट कर दूंगा तो एवरेज वैल्यू जो करंट की आएगी दैट विल बी 0। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फुल साइकिल में एवरेज वैल्यू एसी की जो है ये 0 होती है। अब अगर मैं बात करता हूं ना हाफ साइकिल की, तो अगर मैं हाफ साइकिल की बात करूंगा तो हाफ साइकिल में जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे हाफ साइकिल का मतलब आधा टाइम। आधा टाइम का मतलब है जो हमने लिमिट पहले 0 से लेके टी ली थी, अब 0 से लेके टी अपॉन 2, टी बाय 2, टी बाय 2, जहां जहां कैपिटल टी लिखा था उसकी जगह बस टी बाय 2 आ जाएगा, टी बाय 2 आ जाएगा। तो पहले 2 पाई बाय टी से आप देख रहे हो, पहले 2 पाई बाय टी था तो यहां से बस टी से टी कटा। अब क्योंकि यहाँ पे टी बाय 2 आ गया तो 2 से 2 भी कट जाएगा, कट जाएगा। तो इस हिसाब से हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या बचा कॉस पाई, यहाँ बचा कॉस 0। कॉस पाई की वैल्यू कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, इसकी वैल्यू -1। तो यहाँ पर चार्ज की वैल्यू आ गई दैट इज 2 आई नॉट बाय ओमेगा, ये चार्ज की वैल्यू आ गई। इसके बाद हमें पता है कि एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, टोटल चार्ज जो हमने निकाला दैट इज 2 आई नॉट बाय ओमेगा, टोटल टाइम होता है t अपॉन 2, ऊपर जाके 2 अपॉन टी हो गया। अब यहां से ओमेगा की जगह 2 पाई बाय टी रखा, टी की जगह टी, तो टी से टी कटा, 2 से 2 कटा, तो 2 आई नॉट बाय पाई, ये हमारा आंसर आ गया है। इसके बाद एवरेज हम क्योंकि निकाल रहे हैं तो अगर मैं नंबर में लिख दूं तो और बढ़िया होगा। अगर 2 को और पाई को सॉल्व करूं, 2 की जगह 2, पाई की जगह 3.146 होता है, तो 2 अपॉन 3.146 करूंगा तो इतना आंसर आएगा 0.63। तो इसका मतलब है एवरेज वैल्यू 0.63 टाइम्स होती है आई नॉट के। क्लियर है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मतलब हमने एवरेज वैल्यू के लिए दो डेरिवेशन पूछे जा सकते हैं, उसको हमने अभी पढ़ा। ठीक है।
अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट हमें पढ़ना है दैट इज आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। अभी आप समझिए आरएमएस वैल्यू क्या होता है। आरएमएस वैल्यू का फुल फॉर्म होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। क्या फुल फॉर्म होता है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अभी देखो होता क्या है कि एक होती है एवरेज वैल्यू, एक होती है आरएमएस वैल्यू। अगर मैं आपसे कहता हूं कि अगर मेरे पास डीसी सर्किट है तो डीसी सर्किट में ये चीज फिक्स होती है कि यदि किसी सर्किट में 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो ये 10 एम्पियर ही फ्लो होता रहेगा, इसमें कोई दो राहे वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन यदि मेरे पास कोई एसी सर्किट है, हाँ यदि मेरे पास कोई एसी सर्किट है और एसी सर्किट में अगर मुझसे कहा जाए कि भाई साहब कितना करंट जो है इसके अंदर फ्लो हो रहा है, कितना करंट फ्लो हो रहा है, हाँ तो मैं कहूंगा कि भाई ये तो फिक्स नहीं है, तो मैंने कह दिया लेट्स से 0 से लेके 10 एम्पियर। 0 मिनिमम वैल्यू है, 10 एम्पियर इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो अगर मैं बोलता हूं कि मैं इसको 10 एम्पियर कह दूं तो 10 एम्पियर थोड़ा ना कह सकता हूं, क्योंकि 10 तो बस बहुत छोटे समय के लिए हो रहा है, उसके बाद बदले कुछ और हो जाएगा। मैंने कह दिया 8 एम्पियर, तो 8 एम्पियर भी नहीं बोल सकता, क्यों? बदले कुछ और हो जाएगा, है ना। तो ये एक्चुअल में डीसी जो डायरेक्ट करंट है उसकी वैल्यू फिक्स है, लेकिन एसी की वैल्यू फिक्स नहीं है। तो जब फिक्स ही नहीं है तो हम इसको कितना करंट बोलेंगे? तो हमने कहा दोनों करंट से हम वर्क कराते हैं। तो हमने डीसी से भी वर्क कराया, मतलब हीटिंग करवाई, और एसी से भी हीटिंग करवाई। तो हमने देखा कि जो 0 से लेके 10 एम्पियर तक का जो करंट है ये एक्चुअल में ये बदल रहा है। तो ये 0 से लेके 10 एम्पियर का तक का जो करंट है, जब हमने इससे हीटिंग कराई तो इसने कितनी हीटिंग करी कि अगर 7 एम्पियर डीसी से जो हीटिंग करवाओगे ना, उतनी हीटिंग जो है इसने मिलकर ही करी है। मतलब यहाँ पे 10 वैल्यूज हैं करंट की, ऐसे मान लो। वैसे तो इनफाइनाइट वैल्यूज हैं, लेकिन 0 से लेके 10 तक ये करंट मुझे दिख रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैंने इससे वर्क कराया तो इसने वर्क जो है 10 एम्पियर तक का नहीं किया, इसने वर्क 7 एम्पियर। इसने इतनी हीटिंग करी कि अगर मैं डीसी को 1 मिनट के लिए जो है फ्लो कराऊं 7 एम्पियर करंट के साथ और एसी को फ्लो कराऊं 0 to 10 एम्पियर के साथ, तो हम देख रहे हैं दोनों बराबर हीटिंग कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि इस वैल्यू को मैं क्या बोलूंगा? इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी। क्या बोलूंगा? इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी। मतलब ये 7 एम्पियर, ये दोनों ये सारे मिलकर के 7 एम्पियर के जितना ही इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना। तो इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी। और इफेक्टिव वैल्यू का दूसरा नाम भी होता है आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी। अब रूट मीन स्क्वायर को सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो ये होता है आरएमएस वैल्यू का I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस I3 स्क्वायर रूट के अंदर अपॉन में ये चलेगा n, ठीक है। अच्छा देखिए, अगर मेरे पास करंट की बहुत सारी वैल्यूज हैं जैसे 2 एम्पियर 3 एम्पियर 4 एम्पियर, तो आरएमएस वैल्यू कैसे निकलेगी? एक इन सभी का स्क्वायर अपॉन में जितनी वैल्यू 1 2 3, इसको आप सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा सर, अब इसके बाद यहाँ पे ज्यादा जरूरी और काम की बात ये समझिए कि बेसिकली आरएमएस वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो देखिए आरएमएस मुझे निकालना है तो आरएमएस का मतलब क्या है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो देखना रूट, ये मैंने लगा दिया रूट, समझना। अब ये क्या है भाई? I1 I2, तो इसका मतलब ये सभी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हैं। I स्क्वायर ये लगा दिया, ठीक है। इसके बाद क्या है? अब बेसिकली इंस्टेंटेनियस वैल्यू कितने समय के लिए? इंस्टेंटेनियस वैल्यू तो बहुत छोटे समय के लिए होती है, उसके बाद बदल जाती है। अच्छा, अपॉन में ये देखो, ये इंडिविजुअल वैल्यू लिखी है तो n का डिवाइड कर दिया, यहाँ पे टोटल टाइम का डिवाइड करेंगे। अब क्योंकि रूट अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए हमने क्या किया कि रूट को हटा दिया, तो यहाँ पे स्क्वायर लग गया और यहाँ पे ये dt। तो आप ये समझो कि t तो बाहर आ जाएगा, t को हमें बाहर निकालना है क्योंकि टाइम तो हमने टोटल ले ही लिया है, टाइम के आगे इंटीग्रेशन नहीं लगाना है। और ये मेरे पास 0 से लेके t तक जो है ये लिमिट चलने वाली है, क्लियर है। तो अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है तो IRMS का फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से बनता है, ठीक है। ये जब इंडिविजुअल वैल्यू दी हो तो ये फॉर्मूला और RMS का ये फॉर्मूला होता है, इसको आप ध्यान से समझेंगे। तो अब जैसे मुझे निकालना है RMS वैल्यू ऑफ AC का फॉर्मूला क्या होता है या RMS वैल्यू क्या होती है, मतलब किस तरीके से हम उसको डिराइव करते हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है कि हमें पता है कि IRMS निकालना है तो ये फॉर्मूला होता है, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं करना, ठीक है। सर इंटीग्रेशन क्यों लगाया था? इंटीग्रेशन का मतलब होता है ऐड करना, तो कई सारी वैल्यूज होती है ना, उसके लिए इंटीग्रेशन मैंने यहाँ पे लगाया, ठीक। आपको कोई बात दिमाग में रखनी है, आपको तो ये दिमाग में रखना है कि IRMS स्क्वायर का फॉर्मूला होता है I स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन अपॉन में जो है t चल रहा है, ठीक। अब देखिए करंट की वैल्यू हम समझते हैं क्या होती है? I0 sin ओमेगा t, I स्क्वायर है इसलिए इसका होल स्क्वायर लग गया, dt की जगह dt है।
अब देखिए आई नॉट स्क्वायर बाहर आ जाएगा क्योंकि होल स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी अंदर बचेगा। मैंने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का याद करो, कॉर्नर में यहाँ पे लिखा था जब फॉर्मूला शीट बताई थी अभी, तो आप देखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन खुद से नहीं होता, इसकी वैल्यू पुट करनी पड़ती है। तो उसकी वैल्यू होती है 1 माइनस कॉस टू ओमेगा टी अपॉन टू, डी टी की जगह हमने डी टी लिखा हुआ है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी की ये वैल्यू हो गई, तो 2 भी बाहर निकल के आ गया तो ये बचा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे बचा 0 से लेके टी 1 माइनस कॉस टू ओमेगा टी अपॉन डी टी, क्लियर है। अच्छा, इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो 1 का इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, टी। अच्छा, cos 2 ओमेगा टी का sin 2 ओमेगा टी इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो अपॉन में 2 ओमेगा 0 से लेके टी तक लिमिट चल रही है। आई स्क्वायर बाई 2t ये चल ही रहा था, बाहर ही चल रहा है। अब देखिए जहां जहां इंटीग्रेशन, जैसे t का इंटीग्रेशन हुआ है ना, तो आप देखेंगे इस t की जगह पे पहले एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये चल रहा है। ये माइनस फॉर्मूले का है, ये देख रहे हो, ये माइनस किसका है, ये देखो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये वाला माइनस एज इट इज फॉर्मूले का मैं बोलूं या फिर ये जो वैल्यू ऊपर लिखी थी उसका है, ठीक। अब देखिए यहां पर भी साइन 2 ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी होती है, मैं लिख दिया। ये स्मॉल टी जहां जहां टी है उसकी जगह एक बार अपर लिमिट माइनस जहां जहां टी है उसकी जगह एक अगली बार क्या आ जाएगा, लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट क्या है, 0। अब देखेंगे टी से टी कट गया तो 2 इंटू 2 पाई बनेगा 4 पाई, और पूरे का इंटू हो जाएगा तो 0 बनेगा। स्मॉल टी की जगह ये कैपिटल टी आई गया था। अब इसके बाद साइन 4 पाई की वैल्यू 0 होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पे हमारे पास 0 माइनस 0 बचेगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कैपिटल टी, तो अब समझेंगे जरा कि कैपिटल टी दिया हुआ है, ठीक है। तो आई स्क्वायर बाय 2t और ये बना है कैपिटल टी। अब कैपिटल टी अगले स्टेप बाहर आ जाएगा तो आई आर एम एस की वैल्यू ये बचेगी आई नॉट स्क्वायर बाय 2, क्लियर है। आप इसका इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ जाएंगे और नेक्स्ट जो है आपको आई आर एम एस स्क्वायर इतना बचा है। अब अगर इसका स्क्वायर हटा दूंगा तो यहाँ पे रूट लग जाएगा, और रूट लग जाएगा तो फाइनल ये वैल्यू बचेगी कि आर एम एस वैल्यू जो होती है दैट इज √2 टाइम्स लेस देन पीक वैल्यू, है ना। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि अगर मैक्सिमम वैल्यू में √2 का डिवाइड कर दूंगा तो मुझे आरएमएस वैल्यू मिलेगी। जैसे अगर मैक्सिमम वैल्यू 10 है तो अगर √2 का डिवाइड कर दूंगा तो मुझे ये जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी 7.07। तो इसका मतलब अगर 0 से 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो आपको 7.07 एम्पियर उसकी आरएमएस वैल्यू होगी, क्लियर। किसी भी डिवाइस पे, बल्ब पे, फैन पे, कूलर पे, कहीं पर भी जो एसी की वैल्यू लिखी होती है ना, ऑल्टरनेटिंग करंट की जो वैल्यू लिखी होती है, ये वैल्यू हमेशा उसकी आरएमएस वैल्यू होती है। कौन सी वैल्यू होती है, आरएमएस वैल्यू, है ना। तो अगर लिखी उस पे आरएमएस वैल्यू है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, उसको पता करने के लिए √2 का इंटू कर दो, क्लियर है। तो आपसे इसी पर सवाल ये पूछा जा सकता है कि भाई आप ये बताइए कि कौन सा करंट जो है ज़्यादा जो है खतरनाक है, तो आप बोलेंगे खतरनाक तो दोनों ही करंट है, लेकिन अगर आप सेम वोल्टेज की बात करें तो सेम वोल्टेज के लिए जो ऑल्टरनेटिंग करंट है ये ज़्यादा डेंजरस है। वो सिर्फ इसलिए ऑल्टरनेटिंग में अगर 220 वोल्ट लिखा है तो ऑल्टरनेटिंग में हमेशा आरएमएस वैल्यू जो है हर जगह लिखी होती है। तो अगर मैं इसकी पीक वैल्यू की बात करूंगा, वोल्टेज की पीक वैल्यू की बात करूंगा तो मुझे इसमें √2 का इंटू करना पड़ेगा। और अगर मैं पीक वैल्यू की बात करूंगा कि अगर 220 वोल्ट लिखा है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो है V0 की वैल्यू लगभग 311 वोल्ट आ जाएगी, ठीक। तो आप भी समझिए कि डीसी में क्या होता है कि अगर लिख के दिया है 220 वोल्ट तो इसका मतलब है वहां पे मैक्सिमम भी 220 वोल्ट रहेगा। लेकिन एसी में अगर 220 वोल्ट लिख के दिया है तो वो आरएमएस वैल्यू है, तो उसकी जो पीक वैल्यू वो 311 वोल्ट तक जा सकती है, जबकि डीसी 220 तक ही रहेगा। इसलिए सेम वैल्यू के लिए सेम वैल्यू अगर मेंशन है तो वहां पे एसी ज्यादा खतरनाक है डीसी की कंपैरिजन में, क्लियर है। चलिए बहुत अच्छी बात है, यहां तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई है तो कॉमेंट में मुझे चैट में बताना। अब इसके आगे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये 1 नंबर में बेसिक केस स्टडी टाइप क्वेश्चन में इस तरीके से आ सकता है कि अगर मेरे पास जो है यहाँ पे करंट की एक इक्वेशन दे दी कि I इज इक्वल टू 500 sin 100 पाई टी, कैलकुलेट, इसमें आपको फ्रीक्वेंसी दे दिया। चलो मैं आपको सारी वैल्यूज यहाँ पे बता देता हूँ कि देखो ये आपको इस प्रकार से एक इक्वेशन बना के दे दी और सब चीजें पूछ ली इसने आपसे कि भाई ये बताओ पीक वैल्यू कितनी है। सबसे पहले ये इक्वेशन बनी है, आप इस इक्वेशन को कंपेयर करो I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी से। तो आप देख रहे हो I की जगह I लिखा है, ठीक। 500 किसकी जगह लिखा है, ये देखो जरा I नॉट की जगह, तो I नॉट की वैल्यू क्या है 500 एम्पियर, तो पीक वैल्यू क्या हो गई 500 एम्पियर। अच्छा देखो T की जगह T लिखा है, लेकिन T के पहले क्या है ओमेगा,
और यहाँ पे टी के पहले क्या है बताओ जरा, 100 पाई। इसका मतलब है कि ओमेगा की वैल्यू क्या हो गई, 100 पाई। क्लियर, चलिए तो पीक वैल्यू 500 एम्पियर, आरएमएस वैल्यू बोला √2 का डिवाइड लगा दो। क्लियर, अच्छा एवरेज वैल्यू फुल साइकिल के लिए अगर पूछ ले तो क्या बोलोगे, फुल साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू हमेशा 0 होती है, और हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू हमेशा क्या होती है, 2I0/पाई। वैल्यू अब 2I/पाई की जगह 0.63 लिख सकते हैं, ये इतना एम्पियर आ जाएगा। अब इसके बाद आपसे पूछ ले कि फ्रीक्वेंसी, तो भाई साहब फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2π/t। 1/t जो है फ्रीक्वेंसी कहलाता है, ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2π/t, और अपॉन में t का मतलब फ्रीक्वेंसी होता है, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया ओमेगा अपॉन 2π। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो गया, फ्रीक्वेंसी ओमेगा अपॉन 2π। वैल्यू पुट करेंगे तो 50 हर्ट्ज ये निकल करके आएगा। ठीक है, अच्छा ये सारी चीजें हो गई। अब इसके बाद आपसे पूछा कि थर्ड वाला पार्ट, करंट आफ्टर 1/300 सेकंड, बोला 1/300 सेकंड के बाद कितना करंट होगा। तो जो आपकी मेन इक्वेशन है I = 500 sin 100πt, इसमें स्मॉल t की जगह पे 1/300 पुट कर दो, कितना 1/300 पुट कर दो। 1/300 पुट करोगे, 2 0 कट जाएंगे, ये फाइनली आपके पास इतना बचेगा। क्लियर है, उम्मीद करता हूं ये इस तरीके सवाल जो पूछे जाते हैं एक एक नंबर में वो आपको समझ में आएंगे। देखिए नेक्स्ट हमें पढ़ना है कि भाई एसी मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट में 3 टाइप की सर्किट होती है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट और एलसीआर सर्किट। सर्किट तो और भी है लेकिन बाकी सर्किट आपके सिलेबस से डिलीटेड है, इसलिए आपको बस ये 4 सर्किट पढ़नी है। 4 में से मैं कहूंगा कि ये 2-3 सर्किट जो है ये इंपॉर्टेंट है। प्योर रेजिस्टिव सर्किट वो ऐसी सर्किट होती है जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस लगी हो, प्योर कैपेसिटिव सर्किट में सिर्फ कैपेसिटर लगा होगा, प्योर इंडक्टिव सर्किट में सिर्फ इंडक्टर लगा होगा, और एलसीआर सर्किट में तीनों कंपोनेंट लगे होंगे। सीरीज एलसीआर हमारे सिलेबस में है तो सीरीज में हमें इन तीनों को बताना है। और इसमें से जो एक रेजोनेंस की कंडीशन होती है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम अभी समझेंगे। जो पहला वाला जो प्योर रेजिस्टिव सर्किट है इसमें बस आपसे इतना पूछा जाएगा कि वोल्टेज और करंट कैसे, इनके बीच में क्या रिलेशन है। तो याद रखिए कि वोल्टेज और करंट जो है ये सेम फेज में रहते हैं। जब भी प्योर रेजिस्टिव सर्किट की हम बात करते हैं इसमें हमें यह समझ में आता है कि वोल्टेज और करंट के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, मतलब वोल्टेज और करंट एक साथ हाथ में हाथ डाल करके चलते हैं, बिल्कुल हाथ पकड़ के चलते हैं, ना तो कोई आगे रहता है और ना ही कोई पीछे रहता है। जबकि हम प्योर इंडक्टिव सर्किट की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि वोल्टेज तो आगे निकल गया हाथ छोड़ के और करंट पीछे ही रह गया। प्योर कैपेसिटिव सर्किट की बात करेंगे तो वहां करंट आगे निकल जाता है और वोल्टेज पीछे रह जाता है ना। तो इस प्रकार से मुझे समझना है कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट में सिर्फ वोल्टेज और करंट दोनों एक साथ होते हैं। सर कैसे पता पड़ता है कि दोनों एक साथ होते हैं, तो आपको आगे ये मिलता है, जैसे मान लो कि ये डेरिवेशन आपको नहीं करना है, मैं आपको बता रहा हूं एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो ये वाली लाइन है, ये लाइन से 1 नंबर का कहीं कोई क्वेश्चन बन जाए या कहीं किसी क्वेश्चन में आपको हेल्प मिल जाए तो बस ये जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो बेसिकली इस में बताया गया है कि आपको फेजर डायग्राम वगैरह बनाना है। ठीक है, और फेजर डायग्राम क्या होता है वो सारी चीजें अभी मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। ठीक है, ध्यान समझिए। बेसिकली ऐसी सर्किट जिसमें सिर्फ एक रेजिस्टेंस लगी है और ये एसी वोल्टेज सप्लाई दिया गया है उसको हमने बोला प्योर रेजिस्टिव सर्किट। अब वोल्टेज की इक्वेशन हमने क्या बनाई, V = V0 sin ओमेगा टी। ये जो आप ओमेगा टी देख रहे हो बेसिकली ये एंगल है और उसी को फिजिक्स की भाषा में फेज कहा जा रहा है। ठीक है, तो वोल्टेज की इक्वेशन में ये फेज कितना है, ओमेगा टी। अब करंट की इक्वेशन में अगर ये फेज ओमेगा टी ही होता है तो हम बोलते हैं कि वोल्टेज और करंट सेम फेज में है। अगर ये ओमेगा टी के अलावा कुछ और होता है तो हम बोलते हैं ये अलग अलग फेज में, आउट ऑफ द फेज है। ठीक है, अब देखिए जरा, तो करंट निकालने का फॉर्मूला वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होता है। V की जगह V0 sin ओमेगा टी अपॉन में रेजिस्टेंस, तो मैक्सिमम वोल्टेज में रेजिस्टेंस का डिवाइड होगा तो मैक्सिमम करंट हमें यहाँ पे मिलेगा, तो ये बन गई I0 sin ओमेगा टी। तो पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन में हमने दोनों के फेज को देखा तो हमें समझ में आया कि वोल्टेज और करंट कैसे हैं, सेम फेज में है। दोनों के बीच में कितना फेज डिफरेंस है, बोला 0 फेज डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं वेव के फॉर्म में यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करूं, दिस इज V और ओमेगा, V और I और यहाँ पे ओमेगा टी है, तो हम देख रहे हैं कि वोल्टेज और करंट दोनों अपनी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पे एक साथ पहुंच रहे हैं, मतलब दोनों एक साथ चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अब मुझे जो है फेजर डायग्राम बनाना होता है। फेजर डायग्राम ऐसा डायग्राम होता है जिसमें हम करंट और वोल्टेज को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और इसको जो है बताते हैं कि दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो इसमें तो सिंपल सी बात आपको इतनी बतानी है कि लेट से अगर मैं कहूं कि करंट और वोल्टेज
अगर मैं इसको करंट रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, वेक्टर लगाना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने वोल्टेज रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे वेक्टर, दोनों लेट से ओमेगा टी पर हैं, तो मैंने यहाँ पर ओमेगा टी इस प्रकार से शो कर दिया है, ठीक है। और अलग से जो है मुझे कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो ये जो हो गया, ये हमारा फेजर डायग्राम हो गया। तो यहाँ पर मैं बोल दूंगा कि भाई ये आई है, ठीक है, इसके आगे डॉट लगा के मैंने बोल दिया ये वी है, तो दिस इज फेजर डायग्राम। दोनों एक साथ है ना, तो दोनों का एरो एक ही साथ बनाया है, ठीक है, प्योर रेजिस्टर सर्किट में। बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अब जो ज्यादा काम की बात है वो ये है कि ऐसे कभी आपसे हाँ, ये क्या है भाई, कभी भी आपको एक बात याद रखना है कि जब करंट के रास्ते में रुकावट आती है तो हम उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। लेकिन कब? जब सर्किट में सिर्फ रेजिस्टर लगा हो, रेजिस्टेंस लगी हो, ठीक है। अगर करंट के रास्ते में रुकावट आ रही है, ऑब्स्ट्रक्शन टू करंट, तो उस रुकावट को हम रेजिस्टेंस नहीं बोलते, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। कब? यदि सर्किट में कैपेसिटर अकेला लगा हो। यदि करंट के रास्ते में रुकावट आई तो हम उसको इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, अगर सर्किट में प्योर इंडक्टर लगा हो। क्लियर है? अकेला इंडक्टर लगा हो। यदि सर्किट में एक से ज्यादा एलिमेंट लगा है, चाहे रेजिस्टेंस लगी है साथ में, इंडक्टर या कैपेसिटर, या फिर तीनों साथ में लगे हैं, है ना, या ये दो साथ में लगे हैं, तो सर्किट में जो रुकावट आती है करंट के रास्ते में, उसी रेजिस्टेंस को हम इम्पीडेंस कहते हैं। समझ गए? तो ये सब रुकावट यानी रेजिस्टेंस के ही नाम है। बस रेजिस्टेंस को कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं कैपेसिटर वाले केस में, इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं इंडक्टर वाले केस में, इंपीडेंस कहते हैं जब एक से ज्यादा एलिमेंट लगे हों तब। और चाहे आप देखो, इंडक्टिव रिएक्टेंस को एक्सएल से, कैपेसिटिव रिएक्टेंस को एक्सी से, रेजिस्टेंस को आर से और इंपीडेंस को जेड से। नाम अलग है लेकिन सबका मतलब सेम ही है, ठीक है। तो आप देखो, चाहे रेजिस्टेंस हो, एक्सएल हो, एक्सी हो, जेड हो, सबकी एसआई यूनिट ओम होती है, सभी का काम होता है करंट को रोकना, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, इस क्वेश्चन में आपको ये बताया जाएगा कि आपको ये प्रूव करना है, ध्यान दो जरा, आपको यहां पर ये प्रूव करना है कि भाई कैसे कैपेसिटर में जो करंट है वो लीड करता है π/2। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कम से कम 5-7 बार तो पूछा गया है। चलिए, क्या है आपको एक्सप्रेशन, किस चीज के लिए आपको एक्सप्रेशन या डेरिवेशन करना है? बोला कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी की वैल्यू निकालनी है और आपको प्रूव करना है कि कैपेसिटर में जो करंट है ये लीड करता है और वोल्टेज जो है ये लैग करता है ना। कितने फेज से? बोला π/2 फेज से। सर देखो, क्या होता है कि रेजिस्टेंस वाले केस में तो करंट और वोल्टेज हाथ पकड़ के चलते हैं, एक साथ अपनी मैक्सिमम वैल्यू पहुंचते हैं और एक साथ मिनिमम। लेकिन कैपेसिटर वाले केस में करंट आगे निकल जाता है और वोल्टेज पीछे रह जाता है। तो बस वही चीज हमसे प्रूव करना ही कह रहा है, करंट को आगे निकालना है जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है। प्रूव करो, प्रूव करंट जो है लीड्स बाय π/2। तो वोल्टेज में क्या आ रहा है? ओमेगा टी। तो करंट को आगे निकालना है तो ओमेगा टी से ज्यादा कुछ होना चाहिए, वही चीज हम प्रूव करेंगे। तो देखिए, हमने कहा कि इंस्टेंटेनियस वोल्टेज कितना? V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर है? इंस्टेंटेनियस वोल्टेज कितना? बोला V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर? अच्छा, इसके बाद आप यहां पर ये देखिए कि अगर इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है? I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। हाँ सर, ये भी होता है। सर वो तो इक्वेशन होती है ना, वो तो हमें डिराइव करना है कि इक्वेशन क्या बनेगी, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी बनेगी या π/2 आगे, ये कैसे प्रूव होगा? क्लियर? तो I इज इक्वल डी क्यू बाई डी टी होता है करंट की इक्वेशन के लिए। सारा खेल है। हाँ सर, होता है। इसके बाद आप ये देखिए कि Q, कैपेसिटर जो चार्ज होता है, Q इज इक्वल टू क्या होता है? CV। तो हमने CV लिख दिया। क्लियर? अब इसके बाद आप ये देखो, C की जगह C है लेकिन V की जगह पे क्या? वी नॉट साइन ओमेगा टी होता है, ये पहली इक्वेशन से, तो हमने वो लिख दिया, वी नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर है? अभी जो C और वी नॉट है ये बाहर निकल के आ गए। हाँ सर, ये बाहर निकल के आ गए। डी बाई डी टी का मतलब क्या होता है? डिफरेंशियल। तो साइन ओमेगा टी का डिफरेंशियल किया तो बन गया कॉस ओमेगा टी इनटू में ओमेगा। तो जो C वी नॉट ओमेगा आपको दिखाई पड़ रहा है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको नजर आएगा कि इस C वी नॉट ओमेगा को हम आई नॉट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? आई नॉट। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? आई नॉट लिख सकते हैं। तो हमने इसको C वी नॉट ओमेगा को क्या लिखा? आई नॉट। अच्छा, तो अभी मैं लिख देता हूं, यहीं पे लिख देता हूं, ध्यान से देखो जरा, ये जो C वी नॉट ओमेगा चल रहा है, इसकी जगह हमने क्या लिख दिया? इसकी जगह हमने लिख दिया आई नॉट, ठीक है। और कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन 90 प्लस थीटा।
तो ये हमारे पास ओमेगा टी और ये 90, हमने इसको ऐसे लिख दिया। तो हमें पहली इक्वेशन में ओमेगा टी दिखाई पड़ रहा है और दूसरी इक्वेशन में ओमेगा टी प्लस π/2, ओमेगा टी से π/2 ज्यादा। तो हमने इन फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देख करके ये बता पाया कि भाई साहब जो करंट है ये ओमेगा टी ज्यादा है, ओमेगा टी ज्यादा है, मतलब करंट लीड कर रहा है, आगे है ओमेगा टी से π/2 एंगल। क्लियर है? चलिए, तो ये हमने यहाँ पर ड्रॉ किया। इसके बाद देखो, तो हमने यहाँ पर क्या बताया, तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बोला, पहली और सेकंड इक्वेशन से क्लियर है कि करंट आगे है, करंट लीड्स वोल्टेज बाय π/2 फेज से आगे है। ठीक है, अब यहां पर हमने ये देखा कि अभी हमने सी वी नॉट ओमेगा की जगह क्या लिखा था, आई नॉट लिखा था। सी वी नॉट ओमेगा की जगह आई नॉट लिखा था। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो वी नॉट के नीचे आई नॉट आ जाएगा, ओमेगा सी नीचे पहुंच जाएगा। आप समझते हैं कि V अपॉन आई क्या होता है, बोला R, लेकिन ये तो कैपेसिटर है तो V अपॉन आई हो जाएगा XC, मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो यहाँ पर 1 अपॉन ओमेगा सी, तो XC क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसकी ऐसा यूनिट क्या है, ओम है। अब मुझे यहाँ पर फेजर डायग्राम बनाना है, वो मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करना बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर वेव डायग्राम कैसे बनेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं फेजर डायग्राम की बात करूंगा तो आप कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनाएंगे। ये देखिए, फेजर डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनाया जाएगा कि लेट से अगर मेरे पास ये देखो, करंट और वोल्टेज हमेशा कैसे होते हैं, साथ में होते हैं। ठीक है, अच्छा ये मेरे पास क्या है, वोल्टेज वी वेक्टर। क्लियर है, और ये कितने एंगल पे, ओमेगा टी। सर कैसे पता, इक्वेशन है ना, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर है, ठीक है सर। अब इसके बाद ये देखो वोल्टेज करंट कहाँ है, तो सर करंट तो आगे है, इससे ओमेगा टी से कितना आगे है, बोला π/2, तो ओमेगा टी से π/2 आगे है। क्लियर है, तो ये π/2 मतलब 90 डिग्री आगे है। क्लियर है, अच्छा हमेशा करंट का एरो थोड़ा छोटा रहेगा, तो करंट की वैल्यू वोल्टेज हमेशा छोटी होती है और वोल्टेज का एरो हमेशा बड़ा रहने वाला है। क्लियर है, तो ये बात जो है हमने यहाँ पर नोटिस कर ली है। ये कौन सा डायग्राम है, ये फेजर डायग्राम है। क्लियर है, अच्छा इसके बाद यहीं पर हम वेव डायग्राम बनाते हैं। तो वेव डायग्राम में लेट से अगर मैंने ये बता दिया, ये डायग्राम किस किस के बीच में, पहले मैं आपको वो भी बता देता हूं। ये डायग्राम है हमारा ओमेगा टी वर्सेस आई और वी। ठीक है, तो अगर मैंने इसको बोला कि भाई आप वोल्टेज हो, तो आप देखिए कि इसमें कौन लीड कर रहा है, करंट लीड कर रहा है। तो जो लीड करेगा उसको ऊपर से शुरू करेंगे इस प्रकार से, तो ये करंट है। क्लियर है, तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये मैक्सिमम, ये मिनिमम, ये मैक्सिमम, ये मिनिमम, ये मैक्सिमम, ये मिनिमम, इस प्रकार से हमें ये दिखाई पड़ रहा है। क्लियर है, तो ऐसे हमने जो है, क्योंकि 90 डिग्री का डिफरेंस है ना, तो एक बार ये मैक्सिमम तब ये मिनिमम होगा, जब ये मैक्सिमम होगा तब ये मिनिमम होगा। और अगर प्योर रेजिस्टिव सर्किट होती तो दोनों साथ में होते। करंट आ गया तो करंट को ऊपर शुरू किया, जब करंट पीछे होगा तो नीचे शुरू कर देंगे। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। चलिए, अब इसके बाद यहाँ पर जो है मैं ग्राफ भी बनवाऊंगा आपको XC और XL का। चलिए, अगर मुझे प्रूव करना है कि करंट जो है लैग करता है, प्रूव करो कि करंट जो है ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट में लैग करता है π/2 फेज से। ठीक है, और इंडक्टिव रिएक्टेंस के लिए मुझे ये डेरिवेशन करना है। ठीक है, चलिए तो कैसे करेंगे, तो आप बहुत सिंपल सी बात ये समझिए कि अगर मैं आपसे इतना कहता हूं कि V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी होता है, प्योर इंडक्टिव सर्किट है ये। क्लियर है, अब आप बहुत सिंपल सी बात देखो कि अगर मैंने आपसे इतना कहा कि आप मुझे ये बताइए, क्या आपने सेल्फ इंडक्टेंस के अंदर इतना पढ़ा हुआ है कि E इज इक्वल टू माइनस, आपने इतना पढ़ा होगा ना, E इज इक्वल टू माइनस L di/dt होता है। अगर ये पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ लो, ध्यान से देखो। चलो मैं आपको यहाँ पर एक बात बताता हूँ कि एक्चुअल में क्या होता है कि V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी होता है। अब इसके बाद यहाँ पर इस वाले सर्किट में हम किरचॉफ लॉ लगाते हैं। तो किरचॉफ लॉ अप्लाई करते हैं, तो जब हम यहाँ से यहाँ तक आते हैं तो कितना पोटेंशियल चेंज हुआ, V, तो हमने लगाया V। फिर जब हम यहाँ से, अगर यहाँ पे पोटेंशियल बढ़ा है, हमने प्लस V माना है, तो इसके बाद पोटेंशियल क्या होगा, ड्रॉप होगा, तभी तो जो है चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, है ना। तो यहाँ पर आप भी देखिए, वैसे फॉर्मूला क्या होता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस, पोटेंशियल चेंज का ये फॉर्मूला होता है करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो अब AC सर्किट है तो करंट लगातार बदल रहा है, तो हमने बोला di/dt।
अब इंडक्टर है इसलिए कैपिटल एल, रेजिस्टेंस होता तो कैपिटल आ रहा था, तो यहाँ पे v माइनस एल डी आई बाई डी टी, इस प्रकार से इक्वेशन बनी। तो यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी एल डी आई बाई डी टी। अब यहाँ से देखो v की इक्वेशन तो है i की निकालनी है, तो हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके di की वैल्यू निकाली, v की वैल्यू पुट करी v नॉट साइन ओमेगा टी, di की वैल्यू हम निकालेंगे इंटीग्रेशन करके, तो v नॉट बाय एल दोनों साइड इंटीग्रेशन करा। यहाँ पर आप ये देखेंगे कि भाई साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा आएगा, ओमेगा बाहर चला गया, v नॉट बाय ओमेगा एल को हमने क्या लिखा, आई नॉट लिखा, और यहाँ पर ये बन रहा है माइनस कॉस ओमेगा टी, और माइनस कॉस ओमेगा टी को हम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। और यहाँ पर हमें देख करके समझ में आता है कि पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन से हम बोल सकते हैं कि देखो करंट कितना पीछे है, माइनस है मतलब पीछे है, कितना पीछे है बोला, पाई बाई टू फेज पीछे है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद क्या है, इसके बाद ये है कि आपको यहाँ पर ये बताना है कि जैसे डायग्राम कैसे, देखो अब देखो करंट पीछे शुरू है तो करंट नीचे दिखाया, क्लियर है। अब देखिए वोल्टेज ओमेगा टी पर है लेकिन करंट पीछे है पाई बाई टू, तो पीछे होता है तो जो भी पीछे है उसको नीचे दिखाया जाएगा। बस ये फेजर डायग्राम हो गया, ये वेव डायग्राम हो गया। आप इसको नोट करो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट बात है ना वो ये है कि यहां पर हमने ये पढ़ा कि ऊपर वाली इक्वेशन से v नॉट अपॉन ओमेगा एल की जगह हमने आई नॉट रखा, तो v नॉट अपॉन आई नॉट क्या होगा, ओमेगा एल, और वोल्टेज अपॉन करंट रेजिस्टेंस होता है। इंडक्टिव सर्किट है तो ये इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाएगा, तो एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, और एक्सएल की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई न्यू, भाई ओमेगा एल होता है, ओमेगा की जगह 2 पाई न्यू एल लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास रिएक्टेंस का फॉर्मूला जो है बन गया है। अब देखो अगर मैं प्योर इंडक्टिव सर्किट की बात करूं तो एक्सएल इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा एल होता है। तो यहाँ से जो एक्सएल है ये फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो कुछ इस प्रकार का ग्राफ बना है। अगर मैं बात करूं एक्सी की तो एक्सी जो है 1 अपॉन ओमेगा सी होता है, और ओमेगा की जगह हम 2 पाई न्यू लिख सकते हैं, तो 2 पाई न्यू सी हो गया। तो फ्रीक्वेंसी और एक्सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ जो है कुछ इस प्रकार से कर्व्ड या फिर हाइपरबोला बनता है। क्लियर है, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बातें आप इनको याद रखोगे। अच्छा, एक क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कि भाई ये बताइए कि प्योर कैपेसिटिव, या मैं बोलूं कैपेसिटर जो है ये एसी को अलाउ क्यों करता है, डीसी को क्यों नहीं करता। तो आप ऐसे समझो कि अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं कि जो कैपेसिटर है ना, कैपेसिटर मैंने कहा कि डीसी करंट को, डायरेक्ट करंट को ब्लॉक कर देता है। एक टाइम तक चार्ज हो गया उसके बाद ये ब्लॉक कर देगा। देखो डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है, क्लियर है, एक्सी और फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर फ्रीक्वेंसी 0 हुई तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है इनफाइनाइट हो जाएगी, और डीसी के केस में यही होता है। तो डीसी कैपेसिटिव रिएक्टेंस मतलब रुकावट इनफाइनाइट हो गई, तो डीसी तो जो है पास नहीं हो सकता। लेकिन एसी ऑल्टरनेटिंग करंट के केस में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैसी है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू नॉन जीरो है, तो अगर ये नॉन जीरो है तो ये भी नॉन जीरो होगी, या कहूंगे जीरो नहीं, मतलब इनफाइनाइट नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो आप देखो, आप ऐसे समझो कि फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊंगा तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस घटेगी, रुकावट घटेगी तो करंट फ्लो होगा। तो हमने फ्रीक्वेंसी को 0 से बढ़ा के 50 कर दिया, तो भाई रुकावट भी कुछ घट गई होगी, और घट गई तो फिर करंट फ्लो होने लगा। तो बस ये बात जो है यहाँ पर लिखी गई है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखें। अब इसके बाद जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है डेरिवेशंस में से एक है इस चैप्टर का, वो आप समझिए कि यहाँ पर हमें प्रूव करना है, या कहूँ कि हमें एक्सप्रेशन करना है, किसके लिए, रिजल्टेंट वोल्टेज के लिए, इम्पीडेंस के लिए, फेज डिफरेंस के लिए, एलसीआर सर्किट में क्या एक्सप्रेशन करना है, क्या डेरिवेशन करना है, उसको आप जरा यहां पर देखिए। सबसे पहले आप लोग यहां समझो कि वी आर इज इक्वल टू क्या होता है, तो वी आर इज इक्वल टू, अब देखो पहले तो आप ये समझ लो कि मेरे पास जो है ये कैपेसिटिव, ये जो सर्किट है एलसीआर सर्किट है, तो इसमें रजिस्टर भी लगा हुआ है, ठीक है, इसमें कैपेसिटर भी लगा हुआ है, और इसके अंदर इंडक्टर भी लगा हुआ है। क्लियर है, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर तीनों चीजें लगे हैं, ये एलसीआर सर्किट हो गई। अगर मैं बात करूं रेजिस्टेंस हो चाहे कैपेसिटर हो या इंडक्टर हो, तीनों जो है सीरीज में लगे हैं, तो तीनों में करंट सेम होगा। तो हमने देखो तीनों में आई 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 आगे दिखाया है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं रेजिस्टेंस की, तो आप समझते हो रेजिस्टेंस वाले केस में वोल्टेज वी आर और आई सेम डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन में दिखाया। हमने कहा कैपेसिटर में करंट आगे होता है, वोल्टेज पीछे, तो वोल्टेज पीछे है तो हमने वीसी को नीचे दिखाया। इंडक्टर वाले केस में वोल्टेज ऊपर होता है, मतलब आगे होता है वोल्टेज, तो हमने ऊपर दिखाया, कोई प्रॉब्लम नहीं।
इसी हिसाब से हमने जो है यहाँ पर ये फेज रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि भाई साहब हम सब कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप ये समझो कि अगर मैं आपसे कहूं कि वोल्टेज, भाई सीरीज में करंट तो सेम रहेगा लेकिन वोल्टेज अलग अलग होगा, तो हमने क्या किया कि वोल्टेज जो है ये कैसा कर दिया बताओ जरा। हमने यहाँ पर वी आर इज इक्वल टू क्या बताया, वी आर इज इक्वल टू आई आर बताया। क्लियर है, वी सी इज इक्वल टू आई एक्स। भाई वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस, वी सी इज इक्वल टू क्या होता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस। अब करंट इसमें आई है और रेजिस्टेंस नहीं है सर, एक्सी है, रिएक्टेंस, तो एक्सी लगा दिया तो एक्सी हो गया। वीएल इज इक्वल टू क्या होगा, आई एक्सएल, तो आई एक्सएल लगा दिया। अब इसके बाद आप यहां पे देखो कि अगर मैं यहां पर थोड़ा सा फेज रिलेशन से बनाऊंगा तो यहां से हमें ये समझ में आ रहा है कि करंट तो तीनों में सेम डायरेक्शन में है, तो करंट तीनों में सेम है। इसके बाद जो वोल्टेज है वो कहाँ है भाई साहब, वीएल, वोल्टेज ऊपर है तो हमने ऊपर दिखा दिया। अच्छा, करंट तीनों में सेम डायरेक्शन में है ना, ठीक है, तो ये पीछे करंट है, आगे वोल्टेज है रेजिस्टेंस में। अच्छा, अब आप बताओ वीसी कहाँ है सर, वीसी तो नीचे है, तो वीसी हमने नीचे दिखा दिया, तो ये वीसी वेक्टर हो गया। अच्छा सर, आपने वीसी को छोटा क्यों बनाया, हम बराबर ही बना सकते थे, वीएल को छोटा वीसी को बड़ा भी बना सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमने अज्यूम कर लिया कि भाई अभी ये तीनों जो है ये अलग अलग साइज के हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में हमें क्या होगा, एक फेज डिफरेंस मिलेगा, फेज डिफरेंस मिलेगा तो वो हमेशा एक यूनिवर्सल फॉर्मूला टाइप बन जाएगा। ठीक, तो आप इसकी टेंशन मत लो। तो हमने कहा कि लेट से अगर VL ज्यादा बड़ा है और VC छोटा है, तो आप ऐसे मान के चलो कि VL लेट से 10 वोल्ट है या कहूँ 10 न्यूटन है, ऐसे मान लो 10 न्यूटन है, और नीचे जो है ये लग रहा है 4 न्यूटन, तो बताओ कितना फोर्स उस पर नेट बचेगा। तो आप कहेंगे सर ऊपर की साइड 6 न्यूटन है ना, तो आपने 10 में 4 घटा दिया, तो VL और VC का जो रिजल्टेंट होगा वो कहाँ जाएगा, ऊपर की साइड, क्योंकि VL बड़ा है तो VL की मनमानी चलेगी। क्लियर है। अच्छा, तो देखो, तो अब मुझे सिर्फ रिजल्टेंट को देखना है, तो रिजल्टेंट VL माइनस VC और ये VR, तो इन दोनों का रिजल्टेंट अब कहाँ बनेगा, ये बनेगा, इसको हमने नाम दिया V वेक्टर। क्लियर है, तो इस प्रकार से देखो करंट कहाँ है सर, करंट ये है, और वोल्टेज कहाँ है फाइनल, वो ये है, और करंट और वोल्टेज के बीच का जो एंगल कहलाता है दैट एंगल इज फाई। तो हमने ये फेज रिलेशनशिप एस्टेब्लिश की। यहाँ पर इस डायग्राम में मुझे ये समझ में आता है कि भाई ये जो है मेरे पास परपेंडिकुलर है, ये है मेरे पास बेस, और ये है मेरे पास हाइपोटेन्यूज। हालांकि ये चीज जो है आपको जब आप पेपर में बनाओ तो बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज मार्क मत करना, ये दिमाग में लिखना होता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर जो है मुझे V निकालना है, तो V बेसिकली हाइपोटेन्यूज है, और हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर ये हमने लगाया, परपेंडिकुलर VL माइनस VC प्लस बेस स्क्वायर ये हमने लगाया। अब इसके बाद हम इन तीनों वैल्यूज को पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। तीनों वैल्यूज को जब हम पुट करते हैं तो यहां पर देखिए जरा कि VR की जगह IR बचेगा, इसकी जगह IXL माइनस IXC बचेगा, I कॉमन आ गया, बाहर निकल आया। ये जो इक्वेशन बनी ये रिजल्टेंट वोल्टेज की इक्वेशन है। क्लियर है। इसके बाद अगर मैं इस I को अपॉन में भेज दूंगा तो वोल्टेज अपॉन करंट जो कहलाता है दैट इज इंपीडेंस, तो ये इंपीडेंस की इक्वेशन बन गई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंपीडेंस की इक्वेशन क्या है, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। अब एक्सएल को हम ओमेगा एल और एक्ससी को हम 1 अपॉन ओमेगा सी भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है ये बन गई आपकी इक्वेशन, Z इज इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ठीक, ये इंपीडेंस की इक्वेशन है। अब यहाँ पे रिजल्टेंट की डायरेक्शन या फिर फेज डिफरेंस भी निकालना होता है, तो आप इसी उसमें समझे कि जो फाई है, अगर मुझे रिजल्टेंट निकालना है, फेज डिफरेंस निकालना है, मतलब फाई की वैल्यू निकालनी है। फाई की वैल्यू मैं साइन कॉस टेन किसी से भी निकाल सकता हूं, तो मैंने यहाँ पर 10 से निकाली, और अगर मैं 10 से निकालूंगा और 10 से ही आप लोगों को निकालना है, ध्यान रखिए। ठीक है, तो 10 फाई इज इक्वल टू VL माइनस VC, परपेंडिकुलर VL माइनस VC और बेस है VR। तो ये वैल्यूज पुट करने के बाद आई से आई कॉमन कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारे पास जो है फाई की इक्वेशन बचेगी, है ना। कभी फाई निकालना है तो फाई इज इक्वल टू आर अपॉन जेड से भी आप निकाल सकते हैं। ये इंपीडेंस ट्रायंगल होता है। इंपीडेंस ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें आप जो रुकावट है, रेजिस्टेंस है, इंपीडेंस है, इंडक्टेंस है, उसको रिएक्टेंस उसको शो करते हैं। तो रेजिस्टेंस सीधी थी तो सीधी दिखाई, VL माइनस VC ऊपर था तो XL माइनस XC ऊपर दिखाया, रिजल्टेंट वोल्टेज ऐसे था तो रिजल्टेंट इंपीडेंस को भी हमने इस डायरेक्शन में दिखाया। ये एंगल फाई बन रहा था तो फाई की वैल्यू कॉस फाई बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज से भी निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो ये इस प्रकार से जो है आपकी LCR सर्किट हो गई, इसको आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है। अच्छा, अगर मुझे LCR सर्किट का
फेजर डायग्राम बनाना हो तो कैसे बना सकते हैं, तो आप ऐसे देखिए। तो अगर मैंने कहा कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपको ऐसे लग सकता है, मैंने आपसे कहा कि वोल्टेज की इक्वेशन क्या है, तो आपने कहा सर वोल्टेज की इक्वेशन जो है, आपने कहा कि वोल्टेज की जो इक्वेशन है ये कितनी है, तो वोल्टेज की इक्वेशन जो है ये V इज इक्वल टू ओमेगा टी। भाई वोल्टेज कितने पर है, वोल्टेज, एक मिनट, ये तो हो गया मेरे पास करंट जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में, ये आपका रेजिस्टेंस का है, ठीक है। इसके बाद VL माइनस VC का है, तो ये हो गया मेरे पास VL जो कि करंट से 90 डिग्री आगे होता है, तो मैंने दिखा दिया। VC का है सर, VC थोड़ा सा ये नीचे दिखा दिया, तो ये VC वेक्टर हो गया। ये हो गया यहाँ पे VL माइनस VC वेक्टर, ठीक है। तो आप ये देखेंगे रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, तो सर रिजल्टेंट जाएगा इन दोनों के कहीं बीच में, दिस इज V, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखने पर हमें नजर आएगा कि जो रिजल्टेंट है ये कितने फेज पर होता है, तो हमने कहा रिजल्टेंट तो जो होगा, ये रिजल्टेंट जो वोल्टेज है V, दिस इज V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, तो दिस इज ओमेगा टी, और इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है दिस एंगल इज फाई। तो ये हमारे पास जो है ये हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया है, फेजर डायग्राम इसको हम बोलते हैं कि यदि VL जो है VC से बड़ा है तो इस प्रकार से जो है हम यहाँ पर शो कर सकते हैं, और रिजल्टेंट वोल्टेज जो है करंट से आगे बढ़ रहा है, ये भी हमने यहाँ पर बता दिया है। क्लियर, ये बात समझ में आ गई आपको। अच्छा, वेव डायग्राम कभी बनाएंगे तो वेव डायग्राम में आप ऐसे बना सकते हो कि यदि VL बड़ा है VC से, तो हम इस प्रकार से जो है इसमें ड्रॉ करेंगे कि भाई ये तो हमारा वोल्टेज हो गया, और यहाँ पे करंट जो है पीछे दिखाना है, और इस प्रकार से हमने यहाँ पे बनाया कि देखो ये इसका दोनों का जो पीक है, इन दोनों के बीच में कुछ फेज डिफरेंस आ गया। क्लियर है, दोनों का पीक हमने सेम जगह पे नहीं बताया, इसका पीक यहाँ है, इसका पीक यहाँ है। क्लियर है, बस ये बात आपको यहाँ पे समझ। सर देखो VL में वोल्टेज, जब इंडक्टर का वोल्टेज ज्यादा है तो इंडक्टर की चलेगी ना, और इंडक्टर में वोल्टेज आगे होता है, करंट पीछे होता है, इसलिए देखो करंट से आगे हमने वोल्टेज को दिखाया है, ठीक है। चलिए ध्यान दो जरा, तो ये हमारे पास हो गई कंडीशन। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं रेजोनेंस। अब रेजोनेंस पे खूब सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसके न्यूमेरिकल भी अभी हम करने वाले हैं। देखिए अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं कि रेजोनेंस क्या होता है एलसीआर सर्किट में, तो याद रखिए ऐसी कंडीशन जब एलसीआर सर्किट में जो करंट होता है, ऐसी कंडीशन जब एलसीआर सर्किट में करंट जो है ये मैक्सिमम हो जाता है, और इम्पीडेंस जो है, इम्पीडेंस ये मिनिमम हो जाती है। इम्पीडेंस कैसे हो जाती है, इम्पीडेंस मिनिमम हो जाती है, तो हम क्या बोलते हैं, ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं रेजोनेंस की कंडीशन आ गई। एक बार फिर बताओ, मैंने क्या बोला कि करंट कैसा हो जाए, करंट मैक्सिमम हो जाए, और इंपीडेंस कैसी हो जाए, मिनिमम, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। तो अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं कि इंपीडेंस मिनिमम कब हो सकती है, तो इंपीडेंस का फॉर्मूला ही है, बोला जब ये पूरा ही ब्रैकेट जीरो हो गया तो इंपीडेंस मिनिमम हो गई। तो उस पूरे ब्रैकेट को जीरो होने के लिए XL से XC पूरा कट जाए, तो जब XL और XC एक दूसरे के बराबर होंगे तो ऐसी सिचुएशन बन सकती है। तो ओमेगा L इज इक्वल टू क्या बना भाई, XL की वैल्यू ओमेगा L, XC की वैल्यू और 1 ओमेगा सी, तो यहाँ से ओमेगा इनटू ओमेगा स्क्वायर बचा। ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC, ओमेगा को 2 पाई न्यू लिख सकता हूँ, तो न्यू की वैल्यू 1/2 पाई√LC। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंट कंडीशन। ये फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी या नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो याद रखिए कि रेजोनेंस की कंडीशन में XL और XC बराबर हो जाते हैं, और सर्किट में बस क्या बचती है, रेजिस्टेंस बचती है। क्या बचती है, रेजिस्टेंस बचती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक बात याद रखना है कि देखो जब भी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात होगी तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे जो इंपीडेंस होगी वो मिनिमम होगी, और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के चाहे पहले या बाद में इंपीडेंस मिनिमम नहीं होगी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे यदि इंपीडेंस मिनिमम है, रुकावट मिनिमम है, तो करंट जो होगा ये मैक्सिमम होगा, ठीक है। ये बातें आपको याद रखनी है। और हाँ, ज्यादा जरूरी और काम की बात यह है कि जब मैं ऐसे बोलूंगा, जब मैं आपसे ये बोलूंगा कि आप ये बताइए कि एलसीआर सर्किट में जब रेजोनेंस की कंडीशन आती है, अंडर रेजोनेंस, कौन सी, अंडर रेजोनेंस, जब रेजोनेंस की कंडीशन आती है, जब रेजोनेंस की कंडीशन आती है तो आप क्या बोलेंगे कि जो XL है वो XC के बराबर हो जाता है। हाँ, तो Z इज इक्वल टू क्या बचता है, Z इज इक्वल टू बचता है √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये बचता है। हाँ, तो अगर XL जो है यदि XL XC के बराबर हो गया तो इसका मतलब है कि Z इज इक्वल टू क्या बचेगा, √R², तो Z इज इक्वल टू क्या बचेगा, R के बराबर। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ
कि इम्पीडेंस जो है ये किसके बराबर हो जाएगी, इम्पीडेंस बराबर हो जाएगी आर के। इम्पीडेंस किसके बराबर हो जाएगी, इम्पीडेंस आर के बराबर हो जाएगी। बात क्लियर है, ध्यान दोगे, बस ये बात आप लोगों को समझनी है। मतलब रेजोनेंस की कंडीशन में एलसीआर सर्किट कैसे बिहेव करती है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करती है। कैसे, प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करती है। बताइए, बात क्लियर है, ध्यान रखेंगे, ध्यान रखेंगे। चलिए चलो, और प्योर रेजिस्टिव सर्किट में जो फेज डिफरेंस कितना होता है, 0। तो एलसीआर सर्किट यदि रेजोनेंस की कंडीशन में होगी तो उसका फेज डिफरेंस कितना होगा, 0 होगा। क्लियर है, ध्यान रखना है इतनी बात आपको। चलिए अब इसे मान लेते हैं कि अब इसमें सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे आपसे कह दिया कि भाई आपके पास एक रजिस्टर लगा है, इंडक्टर लगा है, कैपेसिटर लगा है। क्लियर है, अब आपको यहाँ पे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो भाई रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये है, तो इसमें बस सारी वैल्यूज पुट करोगे और आंसर आ जाएगा। अब बेसिकली यहाँ पे 2 पाई न्यू 2 पाई अपॉन रूट एल सी। अब एल की वैल्यू दी हुई है, सी की वैल्यू दी हुई है, मतलब रेजिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है। सभी वैल्यूज हमने पुट करेंगे तो आंसर जो है हमारा आ जाएगा, और उसमें कुछ भी अलग नहीं है। ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, वैल्यूज पुट करो और आंसर पाओ। अच्छा, इसके बाद जो है अब मान लेते हैं कि यहां पर इसी क्वेश्चन में आपसे कह दिया जाए कि हमें फेज डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है, फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस के लिए हम क्या लगा सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि आप tan फाई cos फाई कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, जैसी वैल्यू के हिसाब से सहूलियत आपको मिल जाए। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर मुझे क्या निकालना है, फेज डिफरेंस। तो आप सोचो जरा, देखो मैंने दोनों तरीके से आपको निकाल के बताया है। अब फेज डिफरेंस मुझे निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है कि चाहे मैं इस फॉर्मूले से बात करूं या इस फॉर्मूले से, R अपॉन जेड निकालूं या एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर निकालूं। ठीक है, आप एक बात याद रखो कि मुझे दोनों केस में एक्सएल और एक्सी की जरूरत पड़ेगी। तो एक्सएल और एक्सी दोनों के लिए मुझे ओमेगा की जरूरत पड़ेगी। तो इस इक्वेशन में देखो, टी के पहले जो लिखा होता है वो ओमेगा होता है। तो ओमेगा की वैल्यू 1000, एल की वैल्यू यहां पर दी हुई है, तो एक्सएल ये तरह निकल गया, एक्सी मेरे पास इतना निकल आया। तो अब देखो, चाहे cos फाई से निकालूं R अपॉन जेड, और जेड आपको पता है क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। चाहे आप यहां से पुट करो, tan फाई से भी निकालोगे तब भी देखो सेम आंसर जो है आपका निकल के आएगा। लेकिन tan फाई से निकालो तो मॉड लेकर के चलना, क्या मॉड। ठीक है, क्योंकि माइनस करेंगे तो कभी प्लस या माइनस की वैल्यू भी हो सकती है, आपको बस एंगल पॉजिटिव में शो करना है। क्लियर है, इस प्रकार से आप इसके क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब इसके बाद देखो जरा, यहां पर जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इम्पीडेंस वाले केस, रेजोनेंस वाले केस में जो सर्किट है ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह एक्ट करेगी, और फाई जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 0। अब ऐसे मान लेते हैं कि इसमें और क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है वो आप यहां पर देखिए। सबसे पहले आपको यहां पर ये V1, ये V2, ये V3 कुछ इस प्रकार से यहां पर मिल रहा है। ठीक है, देखो यहां पर क्या बोला है, ये V1 है रजिस्टर के अक्रॉस, और इन दोनों के अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगाया है, और ये वोल्ट मीटर की रीडिंग आपको बतानी है, फाइंड द रीडिंग इन वोल्ट मीटर। तो पहली बात आप ये समझो कि इंडक्टर और कैपेसिटर ऑपोजिट फेज में होते हैं, तो ये जो V2 जो होगा ये VL माइनस VC को मेजर करेगा। तो बेसिकली हमें VL माइनस VC की वैल्यू निकाल लेनी चाहिए। किसकी वैल्यू निकालनी चाहिए, VL माइनस VC की। तो अब आप यहाँ पे देखो कि भाई रिजल्टेंट वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, V स्क्वायर इज इक्वल टू पर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। VR की वैल्यू दी है, VL माइनस VC की वैल्यू निकाली तो आंसर जो है निकल के आ गया। तो VL माइनस VC की जो वैल्यू आएगी वही जो है इसकी रीडिंग होगी, है ना। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और परेशान या घबराने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें पूछा जाता है उसके नेक्स्ट अभी हमें जो पढ़ना है दैट इज एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन AC सर्किट। देखिए अब काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें पावर फैक्टर वगैरह ये सारी चीजें देखने को हमें मिलती हैं कि अगर हमारे पास एक LCR सर्किट है या किसी भी प्रकार की AC सर्किट, तो उसमें कितनी जो पावर है ये कंज्यूम होगी। तो देखो फॉर्मूला होता है, बेसिकली पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू V इंटू आई, P इंटू आई, है ना। तो इसके लिए मुझे V चाहिए होगा और I चाहिए होगा। तो मैंने मान लिया कि लेट जो वोल्टेज है ये ओमेगा टी फेज पर है, तो इक्वेशन बनी V इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, V नॉट साइन ओमेगा टी। और हमने मान लिया कि लेट से वोल्टेज और करंट के बीच में कुछ फेज डिफरेंस है। ठीक है, LCR सर्किट है,
हाँ, तो कुछ फेज डिफरेंस हो सकता है। तो हमने कहा आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ये प्लस फाइव भी हो सकता था बट कन्वीनियंट के हिसाब से हमने ये ले लिया माइनस फाइव। ठीक, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। अब पावर का फॉर्मूला v इंटू आई होता है, तो वी नॉट साइन ओमेगा टी आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। हमने क्या किया, 2 का इंटू किया और 2 का डिवाइड किया, मतलब 2 का इंटू किया 2 का डिवाइड किया, जिससे फॉर्मूला 2 साइन ए साइन बी बन गया। और 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। अब देखिए, अब ए कौन है, ए कौन है जरा देख के बताओ। अच्छा, ये यहां पे अगले स्लाइड पे है, ए कौन है देख के बताएंगे जरा। तो ए है ओमेगा टी और बी है ओमेगा टी माइनस फाइव। तो हमने हाफ वी नॉट आई नॉट कॉस ए कॉस ए माइनस बी, तो माइनस बी की वैल्यू ओमेगा टी माइनस फाइव, तो माइनस साइन के कारण ये प्लस की हो गई, माइनस कॉस ए प्लस बी, तो ए प्लस बी। ठीक है, तो इसको हमने सॉल्व किया तो हाफ वी नॉट आई नॉट कॉस फाइव माइनस इतना आ गया। याद करो, मैंने फॉर्मूला में सबसे नीचे लिखा हुआ था कि एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस 2 ओमेगा टी माइनस फाइव कॉस 2 ओमेगा टी साइन 2 ओमेगा टी ये सब जीरो होती है। तो अभी जो पावर चल रही थी ये थी इंस्टेंटेनियस पावर v इंटू आई। अब हमें निकालनी एवरेज पावर। तो जब मैं एवरेज वैल्यू की बात करता हूं तो cos 2 ओमेगा टी माइनस फाइव या cos 2 ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू जो है ये जीरो हो जाती है। तो जैसे हमने इसको जीरो किया वैसे हम यहाँ पे एवरेज पावर शो करने लगे। तो हाफ वी नॉट आई नॉट कॉस फाइव, वी नॉट को आई नॉट को एज इट इज लिखा, 2 को मैंने √2 इंटू √2 ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, तो वी नॉट बाय √2 आई नॉट बाय √2 हो जाता है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव। अब ये जो एवरेज पावर आप देख रहे हैं ये फॉर्मूला निकल के आ गया एलसीआर सर्किट के लिए। यहां पर आप ये देखो, दिस इज फॉर्मूला फॉर एवरेज पावर। ठीक है, ये क्या है कॉस फाइव जो कहलाता है दिस इज कॉल्ड पावर फैक्टर। क्लियर है, कॉस फाइव क्या है, पावर फैक्टर। वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस को हम बोलते हैं वर्चुअल पावर। क्लियर, चलिए यहां तक आप लोगों को लिखना है। अब cos फाइव को हम निकालने के लिए r बाय जेड से भी निकाल सकते हैं। यहां पर कुछ बातें याद रखिए कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए पावर फैक्टर मतलब जो cos फाइव की वैल्यू वो जीरो होती है। इंडक्टिव कैपेसिटर में फेज डिफरेंस 90 होता है तो फाइव की वैल्यू 90 है। तो इस प्रकार से अगर मैं फाइव की वैल्यू जीरो पुट करता हूं तो cos जीरो की वैल्यू 1 मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट में जो पावर कंज्यूम्ड है मैक्सिमम होगी। प्योर कैपेसिटिव सर्किट और प्योर इंडक्टिव सर्किट में जो पावर होगी वो जीरो होगी, क्योंकि फेज डिफरेंस जो है ये 90 है। मतलब करंट फ्लो होगा लेकिन उससे जो पावर है वो खर्च नहीं होगी, पावर खर्च नहीं होगी। क्लियर है, फेज डिफरेंस कितना है वो जीरो है। क्लियर, अच्छा, रेजोनेंस की कंडीशन में प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह एलसीआर सर्किट एक्ट करती है। तो ऐसे केस में फाइव की वैल्यू जीरो होगी और ऐसे केस में जो पावर फैक्टर है कॉस फाइव, भाई पावर फैक्टर क्या होता है कॉस फाइव, तो cos जीरो हो गया तो पावर फैक्टर की वैल्यू ये 1 निकल के आई। क्लियर है, अच्छा, तो याद रखिए पावर लॉस विल बी मैक्सिमम। पावर लॉस कब सबसे ज्यादा होगा, पावर लॉस ज्यादा होगा प्योर रेजिस्टिव सर्किट में, और जीरो कब होगा, प्योर इंडक्टिव और प्योर कैपेसिटिव सर्किट में। प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए पावर फैक्टर की वैल्यू 1 होती है, प्योर इंडक्टिव सर्किट के लिए पावर फैक्टर की वैल्यू 0 होती है। ये बातें आपको याद रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट में पढ़ना है दैट इज कॉल्ड वॉटलेस करंट। तो वॉटलेस करंट क्या होता है, जैसे प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, प्योर इंडक्टिव या प्योर कैपेसिटिव सर्किट में करंट फ्लो तो होता है लेकिन यहाँ पे वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस 90 होने के कारण जो एवरेज पावर है वो 0 निकल के आती है। मतलब करंट तो फ्लो हो रहा है लेकिन उससे पावर खर्च नहीं हो रही है। वॉट पावर मतलब वॉट और खर्च नहीं हो रही है मतलब वॉटलेस। तो वॉटलेस करंट हमने किसको बोला कि प्योर इंडक्टिव और प्योर कैपेसिटिव सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस 90 है, π/2 है, जिससे करंट फ्लो जो हो रहा है वो किसी प्रकार की पावर खर्च नहीं कर रहा है और इसीलिए हमने इस करंट को बोला वॉटलेस, पावर रहित, वॉटलेस करंट। क्लियर है, चलिए याद रखेंगे। अब इसके बाद एक बात जो आपको ध्यान देना है दैट इज कॉल्ड चोक कॉइल। अब चोक कॉइल में ज्यादा कुछ नहीं आपसे पूछा जाएगा, बस इतना याद रखो चोक कॉइल जो है ये एसी करंट को जो है कंट्रोल करने के लिए हमें चोक कॉइल का इस्तेमाल करते हैं। चोक कॉइल सेल्फ इंडक्टेंस के प्रिंसिपल पर डिपेंड करती है। जब हम इस कोर को, सॉफ्ट आयरन कोर को इसके अंदर बाहर करते हैं तो उससे इसका सेल्फ इंडक्टेंस बदलता है और जिसके कारण से करंट के रास्ते में अपोजिशन या रुकावट पैदा होती है। क्लियर, ये चोक कॉइल का काम है, यहाँ पे कुछ और ज्यादा आपको नहीं समझना है। हाँ, चोक कॉइल जो एसी सर्किट में रेजिस्टेंस भी करंट को रोक सकती है लेकिन रेजिस्टेंस में आपने पढ़ा कि पावर लॉस मैक्सिमम होते हैं, इसलिए हम इंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उसमें पावर लॉस जो होते हैं आपके ये 0 होते हैं। हालांकि आइडियल केस है ये, प्रैक्टिकल केस जो होगा तो हर वायर है चाहे वो इंडक्टर क्यों ना हो, हर वायर के अंदर रेजिस्टेंस होती है तो कुछ ना कुछ जो है पावर खर्च तो जरूर होती है। ये हम प्रैक्टिकल केस की बात कर रहे हैं।
अब जैसे मान लो कि एवरेज पावर का कहीं आपको कोई फॉर्मूला वगैरह या क्वेश्चन मिल जाए, तो कैसे क्वेश्चन मिलेगा कि आपको कह दिया कि भाई पीक वैल्यू 283 वोल्टेज है, फ्रीक्वेंसी इतनी है, एलसीआर सर्किट में रेजिस्टेंस इतनी है, इंडक्टेंस इतनी है, कैपेसिटेंस इतनी है, आपको पावर निकालनी है। पावर कब निकालनी है? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पूछा जाता है। पावर निकालनी है अंडर रेजोनेंस। तो आप मुझे बताओ रेजोनेंट की केस में चाहे एलसीआर सर्किट हो, लेकिन सर्किट कैसे बिहेव करती है? बताओ जरा कैसे बिहेव करती है? प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह। तो इसका मतलब है कि यहां पर आपने देखा कि Vrms IRMS कॉस 0 बन गया। अब Vrms की वैल्यू भाई पीक वैल्यू दी है, तो RMS निकालने में कितना ही समय लग रहा है? हाँ, क्या करेंगे भाई? √2 से निकाल लिया। क्लियर? तो ये निकल आ गया। IRMS क्या होगा बताओ जरा? Vrms अपॉन भाई वोल्टेज अपॉन रुकावट। तो एलसीआर सर्किट में आप ये देखिए जरा, एलसीआर सर्किट में कौन सा केस है? रेजोनेंट वाला केस है। तो रेजोनेंट वाले केस में सिर्फ कैसे एक्ट करेगा ये? रजिस्टर की तरह। तो आप यहां पर बोल देंगे Vrms अपॉन R। तो आपने यहां पर रेजिस्टेंस की वैल्यू 3 ओम है, तो आपने 3 से डिवाइड करके करंट निकाल लिया, ये पावर निकल के आ गई। तो जब भी दिया जाए रेजोनेंट, तो रेजोनेंट वाले केस में या रेजोनेंस वाली कंडीशन में एल और सी को भूल जाते हैं, सारा काम बस रेजिस्टेंस या कैपिटल आर का होता है। ध्यान रखेंगे आप इसको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर है? चलिए आगे आगे जो नेक्स्ट टॉपिक आपको समझना है वो है रेडियो ट्यूनिंग। अब ये चीजें मैं आपको ब्रीफ में क्यों बता रहा हूं? क्योंकि बहुत कम चांसेस होते हैं कुछ पूछे जाने के इनसे। ठीक है, अब रेडियो ट्यूनिंग क्या होता है? एलसीआर सबसे पहले जो पूछा जाता है वो ये है, एलसीआर सर्किट को, सीरीज एलसीआर सर्किट को आप क्या बोलते हो? एक्सेप्टर सर्किट। तो जो रेडियो होता है वो बेसिकली क्या करता है कि आसमान में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उनको कैच कर लेता है, और फिर वहां से जो है जब उसकी फ्रीक्वेंसी और रेडियो के अंदर जो करंट फ्लो रहा उसकी फ्रीक्वेंसी जब मैच कर जाती है तो वही गाना बजने लग जाता है। बस इतनी बात आपको यहां पर ध्यान देनी है। ठीक है, तो बेसिकली आप यहां पे समझो बहुत सारी फ्रीक्वेंसी आ रही है, हम जब नॉब को घुमाते हैं तो कैपेसिटेंस को बदल दिया जाता है, कैपेसिटेंस को बदलते हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी जिस रेडियो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगी वही गाना यहां पे बजने लगेगा, इसीलिए हम इसको एक्सेप्टर सर्किट भी कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा तो यहां पर जो है आपको ध्यान देना है कि यहां पर एक टर्म होता है शार्पनेस ऑफ कर्व। अब बेसिकली शार्पनेस ऑफ कर्व क्या होता है उसको समझो कि हमें जो है ना मैक्सिमम करंट I0 से लेकर के I0/√2 तक का जो करंट है वो डिस्टरबेंस है वो अफेक्ट करता है, वो सुनाई देता है। तो अगर हमने कुछ इस प्रकार का ग्राफ बनाया कि भाई रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे आपको मैक्सिमम करंट मिल रहा है, तो आप देखेंगे कि जब तक करंट की वैल्यू I0/√2 नहीं होती तब तक का जो साउंड है, डिस्टरबेंस है, वो हमें सुनाई देता रहता है ना। तो हम चाहते हैं, तो अब आप ये देखो कि I0 से I0/√2 होने में इतनी विड्थ आ गई, इसको हम बोलते हैं बैंड विड्थ। क्या बोलते हैं? बैंड विड्थ, है ना। तो हम क्या चाहते हैं कि हमें कम से कम डिस्टरबेंस हो, तो हमने क्या किया, रेडियो में अलग अलग जगह पे कर्व को हम शार्प बनाते हैं। तो हमने क्या किया, देखो ये कर्व शार्प बन गया, तो कर्व अगर शार्प बन गया तो यहाँ पे I0 है, यहाँ पे I0/√2 है, तो इन दोनों की अगर मैं जो है यहाँ पे चौड़ाई देखूंगा तो बहुत कम है। इसका मतलब है कि आसपास की बहुत कम फ्रीक्वेंसीज ही केवल डिस्टर्ब कर पाती हैं। अगर कर्व जितना वाइड होगा आसपास की उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब करेंगी, जितना कर्व जो है ये थिन होगा, शार्प होगा, उतनी ही ज्यादा I0 से लेके I0/√2 की रेंज में जो है कम वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो आप यहां पर देखें ये जो ओमेगा आर जो आपको मिल रहा है इसके आसपास की फ्रीक्वेंसीज जहां तक हमें डिस्टर्ब करती हैं उसको हम बैंडविड्थ बोलते हैं। डेल ओमेगा प्लस डेल ओमेगा 2 डेल ओमेगा होता है, बहुत ज्यादा दिमाग पे लोड लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली नेक्स्ट जो टर्म हमें मिल रहा है दैट इज कॉल्ड क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर में बताता है कि कोई भी साउंड पिक्चर कितनी ज्यादा क्लियर है, कितनी ज्यादा डिस्टरबेंस फ्री है। तो क्वालिटी फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है दैट इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को ओमेगा आर, बैंडविड्थ को हम 2 डेल ओमेगा बोलते हैं। बैंडविड्थ मतलब जितनी फ्रीक्वेंसीज डिस्टर्ब कर सकती है इतनी फ्रीक्वेंसी में सुनाई दे सकती हैं। जितनी ज्यादा बैंडविड्थ उतना कम क्वालिटी फैक्टर, उतनी कम जो है साउंड की या ऑडियो वीडियो की क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर का एक और फॉर्मूला होता है 1/R√L/C। इसको आप याद रखिएगा। शार्पर इज द कर्व, जितना कर्व शार्प होगा उतनी ज्यादा जो है क्वालिटी साउंड की या ऑडियो वीडियो की क्लियर होगी। ये बात आपको याद रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमें टॉपिक मिलता है दैट इज कॉल्ड रेक्टिफायर। अब भाई रेक्टिफायर एक, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसका काम होता है ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को घटाना या बढ़ाना, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को घटाना या बढ़ाना। अभी क्या होता है, जैसे मान के चलो कि हमारे घर में हमें मोबाइल चार्ज करना है। अब मोबाइल को चार्ज करना है तो भाई साहब मोबाइल में 10, 12, 15, 32, 44, 45 वोल्ट जो है, अब क्योंकि हैवी चार्जर आने लगे ना तो 45
45 वॉट होता है वो। हाँ, तो आप उसको समझेंगे तो 8-10 वोल्ट 12 वोल्ट तक जो है वो चार्जर कंज्यूम कर रहा है, लेकिन हमें सर्किट में तो जो है 220 वोल्ट मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि 220 वोल्ट को घटा के 12 वोल्ट करना पड़ेगा, तो हमारा मोबाइल जो है चार्ज हो पाएगा, है ना। तो इसका मतलब है कि वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने के लिए कोई डिवाइस होना चाहिए, तो वो डिवाइस कौन सा है? ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो कि ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को बढ़ाता है या घटा देता है। क्लियर है? अच्छा, ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? तो ट्रांसफार्मर वर्क करता है म्यूचुअल इंडक्टर पे, किस पे? सॉरी, म्यूचुअल इंडक्शन पे, म्यूचुअल इंडक्शन पे ये वर्क करता है। ठीक है। अच्छा देखिए जरा, अभी बेसिकली होता क्या है कि केस स्टडी बहुत पूछी जाती है इस पे। जैसे ये हमारे पास एक पावर स्टेशन है, यहाँ से जो है पावर बन रही है। अब यहाँ से अगर इलेक्ट्रिसिटी को भेजना है, अगर हम ऐसे करंट फ्लो करा के भेजेंगे तो भाई बहुत दिक्कत, तो केस स्टडी बहुत पूछा जाता है, तो बहुत प्रॉब्लम होगी, एनर्जी का लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा कोलिजन रेजिस्टेंस के कारण, है ना। तो फिर जो 100% इलेक्ट्रिसिटी थी भाई, यहाँ पे 30-40% ही पहुंच पाएगी। तो हमने कहा कि अगर करंट फ्लो होगा तो एनर्जी का लॉस बहुत ज्यादा होगा। तो अगर एनर्जी के लॉस को रोकना है तो एक्चुअल में ये फ्लो ऑफ चार्जेस को रोकना पड़ेगा। तो हमने ऐसा यहाँ पर सोचा कि भाई देखो, पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज इंटू करंट, पावर का फॉर्मूला वोल्टेज इंटू करंट होता है। तो यहाँ पर सोचा गया कि यदि हम पावर को कांस्टेंट रखें और अगर वोल्टेज को बहुत ज्यादा बढ़ा दें तो करंट बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे, कह रहे सर वोल्टेज को बढ़ाने से करंट भी तो बढ़ता है। भाई मैं आपसे एक बात कहता हूं, जैसे मान लेते हैं कि एक बच्चा जो है, 2 बच्चे हैं, मैं उनके घर पे गया, मैंने उनको कहा कि भाई ये लो 100 रुपए ले लेना। कितने? 100 रुपए। अब मैंने क्या किया कि इन दोनों को 100 रुपए दिए, ठीक। अब मैंने कहा बांट लेना। अब दोनों ने 50-50 बांट लिए, ठीक है, तो बराबर बराबर हो गए। अब मान लेते हैं कि इसने जो है 60 ले लिए, तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि इसको 60 मिल गए तो भाई दोनों मिलाकर के 110 हो जाएंगे। नहीं, अगर इस पे 60 पहुंचा है तो इस पे 40 ही बचेगा। अगर इसने 70 ले लिया तो उसके पास 30 ही बचेगा। इसने 80 ले लिए तो उसके पास कितना बचेगा बताओ जरा? 20 बचेंगे। इसने अगर 95 ले लिए तो उसके 5 बचेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि 100 रुपए कॉन्स्टेंट थे, जो इनपुट था वो कांस्टेंट है। तो भाई यहां से ये 60 हो गया तो ये जो डबल कैसे हो जाएगा? नहीं हो पाएगा भाई, मैंने पैसे ही 100 दिए थे। इसका मतलब जो है कि हमने जो एनर्जी है, जो पावर है, अगर हमने जितने वॉट दी है तो भाई वो पावर कंजर्व है। अब पावर वोल्टेज और करंट से मिलकर के बनती है। अगर वोल्टेज को 10 गुना बढ़ा दूंगा तो अपने आप करंट को जो है ये 10 गुना कम होना पड़ेगा। क्यों? अगर करंट भी 10 गुना बढ़ गया तो इनपुट पावर देखो जरा कितनी थी। अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं कि इनपुट पावर कितनी थी, देख के मुझे बताओ। अगर मैंने ऐसे बोला कि भाई साहब पावर जो है हमने 1000 वॉट यहां से दी थी, ठीक है। अब आपने वोल्टेज, अब पावर 1000 वोल्ट थी तो हम ऐसे बोलते हैं कि 200 वोल्ट करंट वोल्टेज था और 5 एम्पियर का करंट था, ठीक है। तो ये इनपुट है, ये क्या है? ये इनपुट है। क्लियर है बात? समझना, ये इनपुट है। अब इसके बाद अगर मैं ऐसे बोलूं कि वोल्टेज को मैंने 400 वोल्ट कर दिया तो करंट, सर आपने वोल्टेज डबल कर दिया है तो करंट भी डबल हो जाएगा, तो 10 एम्पियर हो गया 4000। क्यों? रास्ते में के पापा आ रहे थे जो थैला में जो है जो वो लेकर के आ गए कि ये लो बेटा पावर, है कि बात समझ में आ रही है? तो बीच रास्ते में कैसे जो है पावर पैदा हो जाएगी? अगर इनपुट ही 1000, वो अगर इनपुट ही क्या थी? 1000 थी, ठीक है, तो आउटपुट में भी 1000 मिलेगा। जब पेपर ही 100 नंबर का आया था तो आपके 400 कैसे आ गए? नहीं आ सकते ना। पेपर 100 का था तो 100 के अंदर ही सब होगा। इसी प्रकार से अगर पावर जो है यहां पे V इंटू आई से बनती है और अगर आपने वोल्टेज को बढ़ा दिया तो करंट अपने आप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि उसको होना ही पड़ेगा, पावर कंजर्व है ना। तो आप यहां पर देखिए, तो बेसिकली ध्यान दो जरा, 2 टाइप के ट्रांसफॉर्मर, जो वोल्टेज को बढ़ा दे वो स्टेप अप, जो वोल्टेज को घटा दे वो स्टेप डाउन। अभी डायग्राम बना के सिखाता हूं। तो स्टेप अप, यहां पे क्या हो रहा है? वोल्टेज को बढ़ाया जा रहा है, वोल्टेज को बढ़ाया जा रहा है, तो ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है। वोल्टेज बढ़ा, करंट अपने आप घटा। अब इससे क्या होगा कि वोल्टेज बढ़ गया, बहुत बढ़ गया, और यहां पे वोल्टेज इंटू करंट से हमें सेम पावर रिसीव हो जाएगी, है ना, क्योंकि जितना वोल्टेज यहां से दिया उतना ही वोल्टेज यहां पे मिल गया। हाँ, जितना करंट दिया उतना ही करंट मिल गया, तो सेम पावर हमें मिल गई। फिर इसी पावर को जो है फिर आगे हमारे घरों तक पहुंचाया जाएगा, तो फिर वोल्टेज को घटा देंगे, क्योंकि भाई यहां से 11 केवी, 11,000 वोल्ट की लाइन है, 32 केवी की लाइन है, 32 किलो वोल्ट यानी 32,000 वोल्ट की लाइन है। तो भाई इतना ज्यादा वोल्टेज है तो करंट बहुत कम होगा इसके अंदर, ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो बेसिकली 32,000 वोल्ट अगर हमारे घर में आ जाएगा तो भाई ब्लास्ट हो जाएंगे,
समझे, बात समझो। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि इसको कम किया जाता है, 250 वोल्ट पे 220 वोल्ट पे डोमेस्टिक के लिए कर दिया गया, ठीक है। तो बस हाउस होल्ड में काम चलता रहता है। तो अगर मैं बात करता हूं ट्रांसफॉर्मर की, किसकी मैं बात करता हूं, यदि मैं बात करता हूं ट्रांसफॉर्मर की, तो आपको समझना है कि ट्रांसफॉर्मर दो टाइप के हैं। कितने टाइप के, दो टाइप के। अब ट्रांसफॉर्मर में जो है एक बेसिक सा डायग्राम होता है, ये डायग्राम आपको जो है ये बना लेना है, ठीक है। ये बेसिकली ये ट्रांसफॉर्मर की कोर है। ये क्या है, ट्रांसफॉर्मर की कोर है। ये देखिए, अब ये जो कहलाती है, ये ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है, और ये ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग है। इसको हम बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। क्लियर है। ये क्या है, ये सॉफ्ट आयरन कोर होती है, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है, अब देखो ये सॉफ्ट आयरन कोर है। अगर मेरे पास, अब यहां पे देखो वाइंडिंग को देख के हम बता देते हैं कि कौन सा ट्रांसफॉर्मर किस टाइप का है। अगर मैं आपसे कुछ इस प्रकार से बोलता हूं, यदि मैं आपसे कुछ इस प्रकार से बोलता हूं, ध्यान दो जरा, ये देखिए यहां पे मुझे देख करके ये समझ में आ रहा है कि इसके प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम है और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, ठीक है। इसके प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, उसके सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम है। तो सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम है तो वोल्टेज को कम कर देता है। आउटपुट में नंबर ऑफ टर्न्स कम है तो आउटपुट को घटा देता है, आउटपुट वोल्टेज को। तो इसका मतलब यह है कि वोल्टेज आउटपुट बस सेकेंडरी को देख के डिसाइड हो जाता है। तो यदि ये कौन सा ट्रांसफॉर्मर, देखो आउटपुट में ये कम है नंबर ऑफ टर्न्स, तो स्टेप डाउन है, स्टेप डाउन ट्रांसफर। तो याद रखो स्टेप डाउन वोल्टेज को तो बढ़ाता है लेकिन करंट को फिर अपने आप घटना होता है। ये कौन सा है, ये आपका स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है। ये वोल्टेज को अगर, सॉरी हाँ जी उल्टा बोल दिया मैंने, यहां पे उल्टा बोल दिया मैंने, वोल्टेज को घटाएगा तो करंट अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है। यहां पे वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट अपने आप घट जाएगा। क्लियर है। अच्छा, ये सॉफ्ट आयरन कोर है, सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर क्या होता है, एकदम बढ़िया बेहतरीन मटेरियल होता है, मैग्नेटिक फील्ड को पूरी तरीके से सपोर्ट करता है ना। और इसके अंदर जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की बहुत जल्दी जल्दी बदलती है, कम से कम लॉस होता है, ठीक है। आप समझो कि बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पहुंचती है, इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। इस प्रकार से प्राइमरी से सेकेंडरी में ईएमएफ या वोल्टेज डेवलप हो जाता है, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। क्लियर है। अच्छा, इसके बाद जो है यहां पर अगर मैं थोड़ा सा उसकी बात करूं, फॉर्मूला वॉर्मूला यहाँ पे कैसे जो है डिराइव होता है, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर बता दूं, जैसे कभी कभी क्या होता है कि आपके स्कूल में एग्जामिनर जो होते हैं, टीचर जो होते हैं वो नंबर काट लेते हैं, क्यों बोला सर आपने ट्रांसफॉर्मर डिटेल में नहीं लिखा। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताना चाहूँगा कि ट्रांसफॉर्मर डिटेल में कैसे लिखा जाता है। तो एक मिनट, शायद से मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके रखा होगा, डाउनलोड्स में देख लेता हूँ मैं। ऑल्टरनेटिंग करंट, शायद अगर मिल जाए तो NCERT चलो यहां नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि आपको क्या करना है। आप हमारे ऐप में जाना, ऐप का नाम है अभिषेक साहू सर फिजिक्स, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। डॉक्स फोल्डर में जाना और डॉक्स फोल्डर के बाद आप जाएंगे तो इसमें आपको चैप्टर 7 के नोट्स मिल जाएंगे, प्रॉपर एक एक डेरिवेशन सारी चीजें आपको डिटेल में यहाँ पर मिल जाएंगी। आराम से जो है आप इसको पढ़ सकते हैं और आपको पूरा तरीका बता दिया जाएगा कैसे इसके अंदर विद थ्योरी लिखना है सारी बातें, ठीक है भाई। डॉक्स वाले फोल्डर में जाके आप इसको पढ़ लेंगे तो प्रॉपर आपको डिटेल में नोट्स इसके मिल जाएंगे। अभी मैं अगर अब आपको ब्रीफ में बताऊं तो मैं यहाँ पर आपको ये बता देता हूँ कि जो फॉर्मूला बनता है जिससे हम क्वेश्चन कर सकते हैं वो फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पर देखेंगे। जैसे ये मेरे पास मैंने बेकार सा दिखने वाला ट्रांसफॉर्मर बना दिया है, ठीक है। आपको इतनी बात तो समझ में आ गई कि ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो रहेगा ये इनपुट पावर और आउटपुट पावर ये हमेशा बराबर होती है, ठीक है। अब आप ऐसे देखो कि V1 I1 इज इक्वल टू, फिर मैं V2 I2 बोल सकता हूँ कि पावर का फॉर्मूला V इंटू आई होता है। तो यहाँ से V1
अपॉन V2 की जो वैल्यू आ जाएगी, या सिंपल V2 अपॉन V1 की जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी I1 बाय I2, या V1 बाय V2 इज इक्वल टू I2 बाय I1। ठीक है, अच्छा इसके बाद और यहाँ पे ये भी लिखिए कि V1 बाय V2 जो होता है ये होता है N1 बाय N2 के बराबर। क्लियर है, ध्यान देना। इसी को मैं ऐसे ही बोल सकता हूं कि V1 बाय V2 इज इक्वल टू V1 बाय V2 इज इक्वल टू N1 बाय N2, और लगा के मैं इसको क्या बोल सकता, अच्छा आप इसको एक काम करो, ऐसे डिराइव करो, देखिए जरा ऐसे करो कि यदि मैं यहां से V2 बाय V1 की वैल्यू निकालूं तो ये I1 बाय I2 आएगा। ठीक है, चलिए ये सर इतनी बात क्लियर है। और V2 बाय V1 की एक और वैल्यू होती है जो होती है N2 बाय N1। N2 बाय N1 क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में कितने हैं, नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में कितने हैं। तो यहां से फॉर्मूला बनता है V2 बाय V1 इज इक्वल टू I1 बाय I2 इज इक्वल टू N2 बाय N1। ये जो N2 बाय N1 है इसको हम बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये जो N2 बाय N1 है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन रेशो को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि मान लो कि यहाँ पे 200 टर्न्स हैं और यहाँ पे 100 टर्न्स हैं, तो N2 बाय N1 की वैल्यू जो आएगी दैट विल बी 2, तो इसका मतलब है 2 गुना ये वोल्टेज को बढ़ा सकता है। यदि ट्रांसफॉर्म, अब जैसे मान के चलो कि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स है 400 और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स है 1200, ठीक है, तो यहाँ पर आप N2 बाय N1 की वैल्यू निकालोगे 1/3, और 1/3 1 से छोटा होता है 0.33, तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है ना। तो अगर R की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है, और R की वैल्यू यदि 1 से छोटी होगी तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। बताइए, ये बात क्लियर है, बस ये बात आपको यहां पर ध्यान देनी है। अब न्यूमेरिकल जब भी, अच्छा इसको और जैसे V2 को VS सेकेंडरी और V1 को VP प्राइमरी ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो अब जैसे मान के चलो आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाए, आपको क्वेश्चन मिले कि 400 टर्न्स हैं किसमें, प्राइमरी वाइंडिंग में, 100 टर्न्स है किसमें, सेकेंडरी वाइंडिंग में, तो आपको बताना है करंट जो है सेकेंडरी में 20 है, तो आपको प्राइमरी में करंट निकालना है और ये बताना है कि किस टाइप का ट्रांसफॉर्मर है। आपने सभी वैल्यूज लिखी। सबसे पहले अगर सेकेंडरी में टर्न्स ज्यादा है तो स्टेप अप है, सेकेंडरी में कम है तो स्टेप डाउन है, बस। तो सेकेंडरी में 100 टर्न्स है मतलब स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। क्लियर है, चलिए देखिए जरा, और इसको ऐसे भी R इज इक्वल टू N2 बाय N1 से निकाल सकते हो। 1 से छोटी वैल्यू 0.25 आई तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से पता पड़ा। इस फॉर्मूले को लगाया तो प्राइमरी में करंट जो है ये निकल आएगा, ऐसा पूछा जा सकता है। दूसरा आपसे ट्रांसफॉर्मर में, ट्रांसफॉर्मर जरूर से पढ़ के जाएं, ऐसा भी पूछा जा सकता है कि आपको प्राइमरी सेकेंडरी में वोल्टेज दे दिया V1 V2 की वैल्यू और करंट दे दिया प्राइमरी में, सेकेंडरी में करंट निकालना है तो निकाल दिया भाई। जो गिवन डेटा होगा उसके हिसाब से फॉर्मूला पिक कर लेंगे। एफिशिएंसी कभी फॉर्मूला पूछा जाए तो हमेशा आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर आप ये फॉर्मूला एफिशिएंसी का लगाएंगे। एफिशिएंसी लेट्स से 0.5 दे दी तो 0.5 आपने पुट कर दी, 50% और 0.60%, 0.6, तो इस फॉर्मूला वैल्यू पुट करके आंसर आ जाता है। क्लियर है, तो आपने यहां तक जो पढ़ा ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इतनी ही बात आपको जो है यहाँ पर ध्यान रखनी है। और इसके थोड़े से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारा एडू कार्ड का जो सैंपल पेपर है उसको भी पढ़ सकते हैं, अच्छे से उसको जो है आप पढ़ें और उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। एज इट इज क्वेश्चंस आपको वहां से देखने को मिलेंगे। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा आज की इस वीडियो के लिए, और नेक्स्ट वीडियो मैं बस अगले दिन लेकर के आने वाला हूं, तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, सी यू अगेन इन द गाइस नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।